Assalamualaikum students. Hopefully you all are doing good. These are the timestamps which are also given in description so you could directly reach the required questions. नाउ चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक थ्योरम उसके आपको बता दूं जो आपकी एक्सरसाइज 10.1 में यूज होने हैं ताकि वहां पे जब यूज हो तो आपको आइडिया हो कि क्या एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स बता रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करना है। थ्योरम 10.1 क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एट इट्स आउटर एंड पॉइंट। एक लाइन अगर ड्रॉ करें, एक रेडियल सेगमेंट आप ऐसा समझे कि जो रेडियस की लाइन होती है उसको कहते हैं रेडियल सेगमेंट। ठीक है, मैंने एक रेडियस क्या ले लिया, ए से लेकर बी तक लिया, एक रेडियल सेगमेंट ले लिया, समझे एक रेडियस ड्रॉ कर दिया। उसका आउटर एंड पॉइंट कौन सा बन रहा है? उसका आउटर एंड पॉइंट बन रहा है जी पॉइंट बी। ऐसे ही है। अब वहां पे क्या कह रहे हैं कि आउटर एंड पॉइंट पे अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो, मतलब ये ए बी एस के परपेंडिकुलर मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, ये सी से लेकर डी तक ये ड्रॉ कर दिया, क्या बन रहा है? एंगल परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर बनेगा ये बेसिकली क्या होगा? इसका टेंजेंट होगा। इसका मतलब है ये हमारा इसका क्या होगा? टेंजेंट होगा। ये पहली स्टेटमेंट है। ठीक है, इससे ज्यादा बेसिकली इसका कन्वर्स यूज होता है। ये है और ये इसका कन्वर्स है। जो एक्सरसाइज में सॉल्व करने के लिए ज्यादातर यूज होता है ना, वो इसका कन्वर्स होता है। अभी क्या बात कर रहे हैं कि कोई भी परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ की जाए एक रेडियल सेगमेंट के आउटर एंड पॉइंट पे, तो वो उसका टेंजेंट ही होता है। टेंजेंट होता है क्या? टेंजेंट इज दैट स्ट्रेट लाइन व्हिच टचेस द सर्कल एक्सटर्नली एट वन पॉइंट। ऐसी स्ट्रेट लाइन जो बाहर से ना एक पॉइंट पे टच करती जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है तो यहाँ पे ऐसे टच करती जाएगी, तो ये इसका टेंजेंट है। ठीक होगी बात? तो इस तरह से टेंजेंट होता है जो एक्सटर्नली टच करके जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? उसी का इनवर्स है कि अगर आप क्या है जी, द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एंड रेडियल सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, कि अगर एक पॉइंट पे ये जिस तरह पॉइंट बी है इस पे आपका एक टेंजेंट ड्रा करो, ये सी बी टेंजेंट हो गया और ए बी एक रेडियल सेगमेंट भी हो गया, तो सेंटर से अगर ये ड्रॉ करें तो क्या होगा? इस परपेंडिकुलर ये एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। मतलब एंगल क्या बनाएंगे? 90 डिग्री। ये आपका ज्यादा चीज यूज हो रही है, टेंजेंट एंड रेडियस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इन शॉर्ट, ठीक होगी बात? ये हो गए पहले दो थ्योरम, ये यूज होंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं थ्योरम नंबर 3 पे। थ्योरम नंबर 3 क्या है जी? द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट। यहां गौर करने वाली ये बात है, फ्रॉम अ पॉइंट, कि एक पॉइंट लिया आपने, पॉइंट ए ले लिया, यहां से हमने दो टेंजेंट ड्रा किए। मैंने क्या ड्रा किया? यहां से ए से लेकर बी तक वो इधर टच करता हुआ जा रहा है इस पॉइंट में, ए से लेकर सी तक वो इधर टच करता हुआ जा रहा है। दो मैंने क्या कर दिए? दो टेंजेंट ड्रा कर लिए जो कि एक ही पॉइंट से आ रहे हैं, ए पॉइंट से। ठीक है, आउटसाइड द सर्कल, ये ए पॉइंट कहां पे है? सर्कल से बाहर है, ये बाहर भी आ गया। आर इक्वल इन लेंथ। इक्वल इन लेंथ का मतलब है जो ए से बी ड्रा किया और ए से सी ड्रा किया, ए बी, ये जो टेंजेंट होगा ये इक्वल होगा ए सी के। लेंथ में दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ये भी आपका थ्योरम यूज हो। ठीक होगी बात? कि दो टेंजेंट एक ही पॉइंट से अगर ड्रा करो तो वो उनकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक होगी बात? ये भी थ्योरम याद रखना है। उसके बाद ये दो आपके एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा यूज नहीं हो, लेकिन एक्सरसाइज में अगर किसी पॉइंट पे कॉन्सेप्ट आता है तो फिर आपको आइडिया हो कि क्या चीज है। दोनों ये एक दूसरे से रिलेटेड है। टू सर्कल्स टचेस एक्सटर्नली, अगर एक्सटर्नली हो, ये आपका 10.4 वाला है, ये 10.4 है एक्सटर्नली वाला, और ये 10.5 वाला थ्योरम। ठीक है, एक्सटर्नली मतलब दो सर्कल आपने बनाए, वो बाहर से क्या टच कर रहे हैं? एक पॉइंट सी पे टच कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। सेंटर इसका क्या है? ए, इसका क्या है? बी। तो उनके दरमियान अगर डिस्टेंस लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई। सेंटर रेडियस, अच्छा ये रेडियाई का वर्ड यहां आएगा, सम ऑफ देयर रेडियाई, वो किसके इक्वल होगा? कि अगर ए से बी तक का जो डिस्टेंस है, ये ए से बी क्या है? दोनों के सेंटर के दरमियान का डिस्टेंस है, मतलब ए बी का जो डिस्टेंस है वो दोनों के रेडियस के सम के। इसका रेडियस है समझो R1 यहां से आता है, इसका रेडियस है यहां से यहां तक R2, तो R1 प्लस R2 की इक्वल होगा। पहले का रेडियस और दूसरे का रेडियस दोनों का सम करेंगे तो उसके बराबर होगा। फिगर से भी ऐसी नजर आ रहा है, ए से बी तक किसके इक्वल होगा? ए टू सी प्लस सी टू बी। इसी तरह यहां पे क्या है? इसका सम क्या है? इसका सेंटर है ए, इसका सेंटर क्या है? बी। अब इसका पहले का रेडियस यहां से आता क्या बनता है?
ये पहले का रेडियस बनता है R1, दूसरे का रेडियस बन रहा है यहां से यहां तक, ये जो छोटा सर्कल है ये क्या बन रहा है R2। अब जो गैप इन दोनों के दरमियान बन रहा है A और B के दरमियान, ये आपका यहाँ पे किसके इक्वल होगा, ए बी का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा R1 माइनस R2। बड़े वाले रेडियस में से छोटे वाला रेडियस माइनस करना है, इसका मतलब सेम होगा कि अगर वो इंटरनली टच कर रहे हैं तो उनके दरमियान डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ देयर रेडियाई। दोनों रेडियस के दरमियान डिफरेंस, सॉरी डिफरेंस करना है, मतलब माइनस करना है तो माइनस करें तब उसके इक्वल आएगा, और इसमें क्या करना है प्लस करके उसके इक्वल आएगा। ठीक होगी बात। तो ये आपके दो थ्योरम भी हैं। लास्ट थ्योरम ये आपका एक्सरसाइज में यूज हुआ है, आपका पहला, दूसरा, तीसरा और छठवां ये ज्यादा यूज हुआ है। ये भी मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज में जिनका ज्यादा यूज है, ये जरा समझने वाला है। एन एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या मतलब, एक टेंजेंट है, टेंजेंट मैंने क्या ले लिया C to D, ये हमारा क्या है, ये टेंजेंट आ गया। ठीक है, बाहर से एक लाइन टच करती जा रही है इस पॉइंट पे, ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया C। ठीक है, एक टेंजेंट है वो ड्रॉ किया, उसके दरमियान एंगल किस किस में लेना है, एंगल लेना है एक टेंजेंट में और एक कॉर्ड में लेना है, एक कॉर्ड में लेना है। यहाँ पे कॉर्ड क्या ली जा रही है, ये ली जा रही है, ये कॉर्ड ली जा रही है A to C, और ये आपका टेंजेंट लिया जा रहा है। तो मैंने रेड से इसलिए हाईलाइट कर दिया कि ये इस एंगल की बात हो रही है, ये इस एंगल की बात हो रही है। ठीक होगी बात, कि ये वाला जो एंगल है ये किसकी इक्वल, आगे क्या लिखा हुआ है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमारा C था, इज इक्वल टू द एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट्स। क्या होगा, ये किसके इक्वल होगा, उसके ऑल्टरनेट सेगमेंट है। ये पॉइंट समझने वाला है। देखो A to C जो है, A to C अगर आपके पास है तो उसका ऑल्टरनेट सेगमेंट क्या बनता है। अच्छा, एंगल हमारा किस साइड पे बन रहा है, इसके दो सेगमेंट बनते हैं। एक आपका सेगमेंट बनता है A to C के इस तरफ वाला, ये वाला सारा सेगमेंट बनता है। ठीक है, और एक आपका सेगमेंट बनता है ये वाला सारा, ये वाला सारा सेगमेंट बनता है। मतलब सेगमेंट ऐसे ही होता है कि एक कॉर्ड है, उसकी एक साइड पे एक हिस्सा ले लो, दूसरी तरफ भी दूसरा हिस्सा ले। तो एक हिस्सा ये बन रहा है राइट साइड वाला, ठीक है, जिसमें ये मैंने लाइन लगाई है, जिसमें मैं कर देता हूं ब्लू लाइन लगा देता हूं। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, ये रेड लाइनिंग वाला। तो अब ये जो आपका बन रहा है ये इसका ऑल्टरनेट सेगमेंट नहीं है। ऑल्टरनेट सेगमेंट होता है दूसरी तरफ, मतलब इस तरफ तो ऑलरेडी आपका एक एंगल बन रहा है, आपने इस तरफ नहीं लेना, दूसरी तरफ लेना है। दूसरी तरफ वाला सेगमेंट मैंने रेड से सारा हाईलाइट किया हुआ है कि ये आपका दूसरी तरफ वाला सेगमेंट है। ठीक है, तो इसमें जो एंगल बनेगा, इसमें एंगल कैसे बनेगा, आपके पास पॉइंट कौन कौन सा इन्वॉल्व था, एक C था और एक कौन सा था, A था। तो A से और C से अपनी मर्जी का यहां पे इधर भी ले सकते हो, इधर ले सकते हो, इधर कहीं पे भी, इस साइड पे कहीं पे भी ले सकते हो, A C की लेफ्ट साइड पे। वहां पे मैंने इसीलिए एक पॉइंट क्या ले लिया B, तो उधर इन दोनों को अगर आप B से ज्वाइन करो, इसको B से ज्वाइन करो और इसको B से ज्वाइन करो, तो जो ये एंगल बनेगा ये भी वही सेम एंगल होगा जो आपका ये एंगल बना था। समझा की बात, मतलब ये जो एंगल बना है ना एंगल 1, ये और ये जो एंगल बना है एंगल नंबर 2, ये दोनों सेम है। ठीक होगी बात, मतलब आप यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो कौन कौन से एंगल बनेंगे, एंगल वन विल बी इक्वल टू एंगल 2। ये दो आपके एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। और अगर इसको डिटेल में लिखना चाहो, ठीक है, ये 1 है, डिटेल में लिखना चाहो तो एक एंगल क्या बन रहा है, एंगल ACT वो इक्वल होगा एंगल ABC के इक्वल। एक C पे बन रहा है और एक B पे बन रहा है। ठीक होगी बात, तो समझने वाली ये बात है कि जिस तरफ ये एंगल बनेगा पहले वाला, उसकी दूसरी तरफ वाला सेगमेंट लेना है आपने। दूसरी तरफ अपनी मर्जी का कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, मैंने B पॉइंट लिया ना, बस A को भी इससे ज्वाइन कर दिया, C को भी इससे, ये जो एंगल बनेगा ये भी एग्जैक्टली वही बनेगा। ठीक होगी बात, ये हो गया आपके 6 थ्योरम। अब आते हैं एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 1 पे और उसको सॉल्व करते हैं। नाउ एक्सरसाइज 10.1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, 8 पार्ट्स हैं आगे, ठीक है, उसमें कोई ना कोई वेरिएबल्स दिए हैं कि ये फाइंड करने हैं। तो जो थ्योरम्स आपको बताए हैं उसी को यूज करके हम यहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या है, आपके पास ये टेंजेंट्स बने हुए, 2 टेंजेंट्स बने हुए, कुछ डाटा गिवन है, आर हमने निकालना है, रेडियस हमने निकालना है, जो फाइंड करना है वो मैंने रेड से मार्क किया। ठीक होगी बात। अच्छा, इसमें क्या होगा, आपका सिर्फ ये कॉन्सेप्ट यूज होगा कि ये 90 का एंगल बनाता है। हमें पता है, सबसे दूसरा थ्योरम हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपका एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ हो तो टेंजेंट और रेडियल सेगमेंट दोनों आपस में क्या बनाते हैं, 90 का एंगल।
सो यहाँ पे इस 90 डिग्री की वजह से ये आपकी बन जाएगी पूरी राइट एंगल ट्रायंगल। ये देखो ओ से क्यू, या अब यूं कह लो ओ पी क्यू, ये आपकी क्या बन गई है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के ऑपोजिट जारी सी बात है ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। एक किसी को भी हम बेस रख लेंगे, समझो ये बेस आ गई और ये एक तरह का आ गया परपेंडिकुलर, तो जस्ट यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि राइट एंगल पे ही लगता है और इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल ओ पी क्यू, क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज आ गया आपके पास ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, समझो पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, क्या बन जाएगा, ओ पी स्क्वायर इज 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। ओ क्यू स्क्वायर निकालना है तो बाकी 12 स्क्वायर से जाके माइनस हो जाएगा, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 169 minus 144 equals to 25, so OQ square is equals to 25, दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो OQ will be equals to R will be equals to 5। OQ किसके इक्वल था, R के इक्वल था ना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा R और इसकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ पार्ट 2 भी आपका ऑलमोस्ट उसी तरह ही है, ठीक है, वही सारा डाटा गिवन है, वही सारा कॉन्सेप्ट यूज होगा। इसमें भी हमें बताया रेडियल सेगमेंट जो है वो क्या होता है, टेंजेंट के 90 डिग्री होते हैं, अगर ये 90 डिग्री होगा तो दोबारा से उसी तरह राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है। सो दिस राइट एंगल ट्रायंगल ओ एल एम, ये आपके पास आ जाएगी राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें राइट एंगल कहाँ पे होगा, यहाँ पे 90 यहाँ पे है, तो इसके ऑपोजिट ये आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो बेसिकली जो डी फाइंड करना ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, एक आपके पास हो जाएगा परपेंडिकुलर, एक आपके पास हो जाएगी समझो बेस, ठीक होगी बात। तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे, पाइथागोरस यूजिंग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम इन ट्रायंगल ओ एल एम, इसमें क्या कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे, क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या बन रही है, ओ एल स्क्वायर, ओ एल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, मतलब आप लो ओ एम स्क्वायर, सॉरी एल एम स्क्वायर, ठीक है, एल एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। ओ एल स्क्वायर, ओ एल स्क्वायर आपका क्या बन रहा था, हाइपोटेन्यूज, तो उसको यही जानिए हमारे पास की वैल्यू क्या थी, डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल एम इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, 6√3 का स्क्वायर प्लस लास्ट वन इज 2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू ले लेंगे, क्या बन जाएगा 36 इंटू 3 108, इसका स्क्वायर ये आ जाता है 4, ये हमारे पास बन जाता है 112। सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 112, दोनों तरफ क्या ले लिया, अंडर रूट ले लिया, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी इज इक्वल टू 4√7। पॉइंट्स में लिखना था वो लिख लो, या यहां तक भी ठीक है। ना पार्ट 3 में हमने दो वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है, एक्स और वाई दोनों रेड में लिखे हैं, ये दोनों चीजें फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज डिफरेंट होगी, वैसे तो दो साइड्स गिवन होती थी पिछले दोनों पार्ट्स में, जिस तरह से तीसरी में पाइथागोरस से निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा काम डिफरेंट है, एंगल एक गिवन है और एक साइड पे है, ठीक है। हमें ये बात पता है कि ये जो रेडियल सेगमेंट है और टेंजेंट ये दोनों आपस में हमेशा क्या बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं, ये तो हमें पता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास कौन सी बनती है, वही जिस तरह पिछले दो में बन रही है, यहाँ से ये आ जाए, ठीक है, पी से आप ये आओ ए, और ए से फिर आप ले जाओ वापस कहाँ पे, बी पे, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास ये परपेंडिकुलर, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, तो ये आपके पास ये 90 का एंगल है, इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। और ये आपके पास थीटा गिवन है, ये आपके पास क्या गिवन है, समझो थीटा गिवन है, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास क्या बन की है, ये बन की है बेस, ठीक होगी बात। अब अगर आपके पास एंगल गिवन हो, मतलब थीटा गिवन हो और एक बेस गिवन हो, और आपने फाइंड क्या करना हो, परपेंडिकुलर फाइंड करना हो, तो बेस और परपेंडिकुलर एंगल ये तीनों चीजें किस में आती हैं, ये आती है tan थीटा, tan थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, तो tan थीटा लूंगा, उसमें थीटा भी पुट करूंगा, परपेंडिकुलर फाइंड कर लूंगा और बेस भी मुझे पता है, ठीक है। तो यहां पे जस्ट क्या करूंगा, इन ट्रायंगल
और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इन राइट एंगल बेशक पूरा मेंशन कर देना, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी ए बी, ठीक है, अप्लाई tan थीटा, tan थीटा विल बी इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर अवर बेस, परपेंडिकुलर में थोड़ा पूरा लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर हमारा क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर हमारा ये बन रहा है जो थीटा के सामने होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। वाई अवर बेस क्या बन रही है, बेस हमारी बन रही है ये, वो क्या है 8, और लेफ्ट साइड पे थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू मुझे पता है कि क्या गिवन है, थीटा इज 30 डिग्री, 30 डिग्री इज इक्वल टू वाई बाय 8, y निकालना है तो 8 को उधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो y हमारा क्या बनेगा, y विल बी इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई tan 30, tan 30, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 बाय अंडर रूट 3, सो 8 मल्टीप्लाई 1 बाय अंडर रूट 3, 8 मल्टीप्लाई 1 बाय अंडर रूट 3 करेंगे तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आ जाएगा 4.6188, क्या बन जाएगा, y इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू 4, या इसको मैं नीचे ही लिख देता हूँ, दूसरे वाला जो हाफ है वो ऊपर लिख दूंगा, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 4.6188, ये मेरा y निकल आया। x के लिए क्या करना है, देखो x के लिए सिंपल थ्योरम यूज करेंगे और कुछ भी नहीं यूज करना, x हमारा क्या है, x आपका इक्वल होगा किसके, 8 के इक्वल होगा, और थ्योरम भी लिख देंगे ऐसे, ठीक है। फिगर से क्या पता लगता है, फ्रॉम फिगर या फिगर इंप्लाइज दैट x विल बी इक्वल टू 8, x किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल होगा, और स्टेटमेंट कौन सी यूज करेंगे, जो आपने थ्योरम पढ़ा था, तीसरा थ्योरम, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ सेम पॉइंट विच इज आउटसाइड द सर्कल, अगर यहां से आप ड्रा करो a से और दो टेंजेंट ड्रा करो तो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, टेंजेंट थ्योरम, यहाँ पे मैं बस थ्योरम की लिख रहा हूँ, थ्योरम 10.3 की स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ठीक होगी बात, जैसे ये स्टेटमेंट लिखोगे तो ये आपकी लेंथ x और ये आपकी 8, ये दोनों क्या आ जाएंगे, यहाँ से इक्वल प्रूव हो जाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 पे, पार्ट नंबर 4 में हमने दो वेरिएबल्स फाइंड करने हैं, एक एंगल x फाइंड करना है और एक हमने क्या फाइंड करना है, एंगल y फाइंड, ठीक है। अब हमारे पास क्या गिवन है, जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, हमारे पास सिर्फ ये गिवन है कि रेडियल सेगमेंट जो आपका होगा वो आपका टेंजेंट के साथ क्या बनाएगा, ये हमें पता है कि ये हमारे पास एंगल हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री, तो ये हमारा बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन मुझे ये पूरा तो नहीं चाहिए, ये बाहर वाला तो ठीक है 90 बन गया, लेकिन अंदर वाला कितना होगा ये मुझे नहीं पता, ऐसे ही है, मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, इवन कि यहाँ पे हम ये अगर ट्राइंगल ही कंसिडर कर लें, ये जो हम पहले भी कंसिडर करते आ रहे हैं ओ ए बी, अगर ये ट्राइंगल ही कंसिडर करें, इसमें मुझे पता है ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 25 का एंगल है, मैं सबसे पहले ये निकालता हूं, ये एंगल जब निकल आएगा फिर उतना ही एंगल नीचे होता है, ये भी एक थ्योरम की स्टेटमेंट है, ठीक है। उससे फिर इजीली हम एक्स निकाल लेंगे, पहले मैं ये फाइंड करता हूं, ये मुझे पता है ये कितना है 90 है, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल ओ ए बी तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो एंगल का नाम दिया ना, ये जो ऊपर उन्होंने क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा है, वो तो एक्स फाइंड करने के लिए कहा है, ये हमारे पास क्या है, ये तो एक्स है, ठीक है। ये जो अभी मैंने फाइंड करने के लिए कहा है, इसको मैं फिलहाल कोई और नाम दे देता हूँ, मिसाल के तौर पर इसको मैं रख लेता हूँ ए रख लेता हूँ, ठीक है, इसको क्या रख लेता हूँ ए, ये मैंने ए रख लिया, तो मैं क्या लिखूंगा, तीनों का सम कितना होगा 90, तो ये हमारा तीनों का 180 होगा, तो ए प्लस एक्स सॉरी प्लस 90 प्लस 25, ए एक एंगल, दूसरा ये हमारे पास ये पूरा क्या है, इस ट्रायंगल का 90, ठीक है। एक्स तो ये छोटी ट्रायंगल का है ना, एक्स तो छोटी ट्रायंगल का, मैं इसकी बात कर रहा हूँ ओ ए बी की 90, और तीसरा एंगल कितना है 25, ये तीनों मिला के कितने हो गए 180 डिग्री, ठीक है। यहां से अगर ए निकालूंगा तो क्या निकलेगा, ए विल बी इक्वल टू 180 माइनस 115, और 90 प्लस 25 ऐड होकर उधर जाके माइनस हो गए, इज इक्वल टू कितना आ गया 65, ये मेरे पास निकला है एंगल नंबर ए। ये मेरे पास अगर 65 है
तो ये 65 है तो नीचे भी 65 होगा, ये भी 65 होगा। इसका मतलब ये है कि जो मैंने ए का नाम दिया है, ये एंगल ए का जो नाम दिया ये मेरा निकला है 65, नीचे भी कितना होगा 65, दोनों एंगल मिला के कितने बन गए। सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल बी ओ सी, इसमें दोनों एंगल ऐड हो जाएंगे, ऊपर वाला भी 65 प्लस नीचे वाला भी 65, कितना हो गया हमारे पास 130। अब एंगल बी ओ सी हमारे पास आ गया है जी 130, ये दोनों ऐड होके 130 हो गया। अब मैं क्यू फाइंड कर रहा था, इससे मैं इजीली एक्स फाइंड कर सकता था। कैसे? अब देखो अगर मैं ट्राइंगल कंसीडर करता हूं, कौन सी वाली, ओ बी सी, क्या ट्राइंगल कंसीडर की है, ओ बी सी, ये ट्राइंगल अगर मैंने कंसीडर की है, इसमें अगर आप गौर से देखो तो ये साइड और ये साइड ये दोनों तो इसके रेडियस है, और रेडियस तो इक्वल होते हैं। अगर रेडियस इक्वल होते हैं तो एक थ्योरम है कि आपका रेडियस के ऑपोजिट जो एंगल आते हैं, कि मतलब दो साइड्स अगर इक्वल हो तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर ये आपके पास x रखा गया है, या आपके पास अगर x है तो इसका ऑपोजिट ये भी फिर क्या होगा, x होगा। क्यों? क्योंकि ये साइड जो है जिसपे मैं अभी जिसके नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं, इसके ऑपोजिट क्या बन रहा है, x, तो ये साइड इसके ऑपोजिट भी फिर x ही बनना चाहिए, क्योंकि ये दो साइड जिन पे टिक लगाए ये तो आपस में इक्वल है। ठीक है, तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि आपके पास कौन कौन सी एंगल ओ बी सी, मतलब जो बी पे बन रहा है वो इक्वल होगा एंगल ओ सी बी पे, वो दोनों किसके इक्वल होंगे, दोनों ही एक्स के इक्वल होंगे। ठीक है, और ये जो मैंने पूरी ट्राइंगल ली हुई है ओ बी सी, इसमें तीनों का सम हमारा कितना होता है, तीनों का सम होता है 180 डिग्री। एक मेरे पास कितना है x, दूसरा कितना है x, तीसरा हमारे पास कितना है, ये दोनों टोटल मिला के वो 130 है, जो कि अभी हमने निकाला है। तो तीनों का सम हम क्या रख लेंगे, 180 रख लेंगे। सो नाउ इन ट्राइंगल ओ बी सी क्या ले लेंगे, तीनों का सम x प्लस तीसरा एंगल कितना है 130 डिग्री इज इक्वल टू, ये जो इन दोनों को मिला के 65 और 65 को मिला के आया इज इक्वल टू क्या आ गया 180 डिग्री। ये ओबीसी ट्राइंगल की बात हो रही है। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या निकलता है x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 180 में से माइनस करो 130, कितना आ गया 50, तो यहां से x का निकला x इज इक्वल टू 25 डिग्री, ये मेरे पास निकला है x। चाहे ऊपर वाले की लिखो वैल्यू या नीचे वाले की, ठीक होगी बात। यहां तक मेरा क्या निकल आया x। अब लास्ट कॉन्सेप्ट यूज होगा y फाइंड करने के लिए। ये अगर हमारा x क्या निकला है, x की वैल्यू क्या निकली है 25, ठीक है। अगर ये 25 है, मुझे ये बात पता है कि ये आपका दोनों 90 का एंगल बनाते हैं। वापस मैं राइट से शो कर रहा हूं कि ये आपके पास क्या बनाते हैं, ये O से C और C से आपका A, दोनों क्या है, एक टेंजेंट है और एक क्या है, एक टेंजेंट है और एक क्या है, रेडियल सेगमेंट है। तो ये दोनों आपस में क्या बनाते हैं, हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं। थ्योरम 2 में हमने पढ़ा था ये दोनों 90 बनाते हैं। इसका मतलब है ये जो आपका एंगल यहां से यहां तक बन रहा होगा 90 डिग्री होगा। और गौर से देखा जाए तो ये तो दो का सम बन रहा है, इधर x भी है और उसमें क्या है y भी है। तो ये जो आप एंगल लिखोगे इसको क्या लिखोगे, फ्रॉम फिगर से क्या पता चल रहा है, एंगल ओ सी ए किस किस के इक्वल है, सम ऑफ टू एंगल से। एंगल ओ सी ए पहली बात है 90 के इक्वल है, पहले तो ये बता दो एंगल ओ सी ए, क्योंकि रेडियल सेगमेंट उसका है, इज इक्वल टू सम किस किस के सम के इक्वल है, x प्लस वाई। ठीक होगी बात, मतलब अंदर वाला भी पोर्शन है, ये वाला भी, ऊपर वाला भी, और ये साइड वाला भी पोर्शन, दोनों को मिला के ये क्या बन रहा है 90 बन रहा है। तो दोनों की वैल्यू पुट कर लेंगे, x की वैल्यू कितनी है 25, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 इज इक्वल टू 25 प्लस वाई, 25 उधर जाके माइनस कर लो तो y विल बी इक्वल टू 65 डिग्री, ये मेरे पास निकल आएगा जी y। नाउ पार्ट 5 में क्या है, पार्ट 5 में भी हमारे पास दो वेरिएबल है, एक एंगल फाइंड करना है a और एक क्या फाइंड करना है, साइड b फाइंड करनी है। हमारे पास अननोन कितने आगे, दो आगे, एक एंगल और दूसरी क्या आगे साइड।
ठीक है, तो पहले ए फाइंड कर लेते हैं, एंगल फाइंड कर लेते हैं। अच्छा जी, कैसे होगा? सबसे पहले हमें पता है कि ये हमारे पास एंगल क्या बनाता है जी, ये बनाता है जी 90 डिग्री। ये आप सबसे पहले आप हर एक पार्ट में ना पहले ये ड्रॉ कर लिया करो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तो लाजमी यूज होता ही होता है। ठीक है, रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट ये दोनों क्या बनाएंगे 90 डिग्री, ये तो चलो हमें पता चल गया। इसका अब 2-3 स्टेप्स के बाद हमारा यूज होगा। पहले हम अंदर वाली ट्रायंगल सॉल्व कर लेंगे, फिर यहाँ पे ये यूज होगा, तो इसलिए मैंने पहले बना दिया था। अच्छा, हमें पता है कि अगर इस ट्रायंगल को देखें सी बी सी डी, बी से लेकर सी, सी से लेकर डी, ये अगर ट्रायंगल देखें तो इसमें ये जो दो साइड्स हैं जिसके ऊपर मैं सिंगल लाइन लगा रहा हूं, ये साइड और ये साइड, ये दोनों तो रेडियस हैं। अगर ये दोनों रेडियस हैं मतलब यहां से सी बी इज इक्वल टू सी डी, ये दोनों क्या है? रेडियाई है। ये दोनों अगर रेडियाई है तो दोनों इक्वल होंगे, अगर दोनों इक्वल होंगे तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब सी डी के ऑपोजिट क्या है? ये 30 डिग्री है। अगर ये 30 हुआ तो इसका मतलब है ये भी क्या होगा? 30 डिग्री होगा। ठीक होगी बात? सो एंगल बी, दिस इंप्लाइज दैट अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो एंगल बी, बी में सिर्फ खास तौर पर मैं मेंशन कर देता हूं कि कौन से एंगल की बात हो रही है। एंगल सी बी डी की बात हो रही, क्योंकि बी पे और भी एंगल बन रहे हैं। तो एंगल सी बी डी बी किसके इक्वल होगा? एंगल सी डी बी के इक्वल हो, और दोनों कितने होंगे? 30 डिग्री होंगे। फिगर पे भी मैंने बना दिए, भी 30 है। अच्छा, अगर हम इसी ट्रायंगल की बात करें, नाउ इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? बी सी डी की बात कर रहे हैं, बी सी डी। तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। तो ये मेरा एंगल भी फाइंड हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है वो भी फाइंड हो जाएगा। वैसे तीनों एंगल्स का सम करेंगे, क्या क्या बनेगा? एंगल, इस ट्रायंगल की अगर बात की जाए बीसीडी में, एक एंगल मैं शॉर्ट शॉर्ट लिख देता हूं, एक एंगल बन रहा है डी पे, एक एंगल बन रहा है सी पे, और एक एंगल बन रहा है बी पे। ठीक है, इस ट्रायंगल की बात कर रहा, इज इक्वल टू तीनों कितना होगा? 180। हमारे पास डी कितना एंगल बन रहा था? 30 डिग्री, अभी हमारा निकला, ये ऊपर निकला हो। बी पे भी कितना बन रहा था? 30। सी हमने फाइंड करना था, ये भी 30 था, इज इक्वल टू 180। 30 प्लस 30 60, 60 इधर जाके माइनस हुआ। सो एंगल सी, एंगल C will be equals to 180 minus 60, which will be equals to 120। इसको थोड़ा डिटेल में लिख लेता हूं कि एंगल DCB, सी पे क्योंकि राइट साइड पे बाद में हमारा और भी यूज होने हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ लेफ्ट वाला ये जो बना हुआ है ये मेरे पास निकला है कितना? 120 डिग्री, ये मेरे पास वैल्यू निकल आई। ठीक होगी बात? इस पे टिक लगा रहा हूं, जगह कम है यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये मेरा कितना निकला है? 120 डिग्री। अच्छा, अब मेरे पास ये 120 डिग्री आ गया। अगर ये 120 डिग्री है तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल टोटल कितना होता है? 180 होता है। अब आपको पता है एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कितना होता है? 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट लाइन कौन सी है? डी सी ए, एंगल डी सी ए, ये कितना होगा? 180 होगा। और डी सी ए को दो में स्प्लिट कर सकते हो, डी सी बी पहले जाओ, मतलब यहां से ऊपर चले जाओ, एंगल डी सी बी, और फिर ऊपर से वापस आ जाओ बी सी ए, एंगल प्लस एंगल बी सी ए, ये टोटल हमारा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, डी सी डी अभी हमने निकाला हुआ है, वो कितना निकला है हमारे पास? 120 प्लस एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 180, उधर जाके माइनस किया। दिस इंप्लाइज दैट एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये मेरे पास निकल आया जी 60 डिग्री। बी सी ए मतलब कि ये एंगल हमारा जो फाइंड हुआ है कितना आ गया? 60 डिग्री। ठीक होगी बात? अब हमारे लिए बिल्कुल आसान हो गया। कैसे? अब आप ये ट्राइंगल हो जो कि अभी मैं ब्लू से बना रहा हूं कि ए बी सी ट्राइंगल, ए बी सी, ये ट्राइंगल अगर हम लो तो इसमें दो एंगल हमें ऑलरेडी पता है, ये 90 डिग्री है जो मैंने पहले बनाया था, ये 60 डिग्री है, दोनों की गिवन है, तो यहां से इजीली मैं क्या निकाल लूंगा? ए निकाल लूंगा। तो ट्राइंगल कौन सी लेनी है? नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस
एंगल बी, बी पे कितना है जी 90 प्लस एंगल सी पे कितना है जी 60, ये जो सी पे भी हमने फाइंड किया 60 इज इक्वल टू 180 होता है, 60 प्लस 90 150 उधर जाके माइनस हो गया, तो एंगल ए विल बी इक्वल टू 180 माइनस 150, सो एंगल ए विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारे पास आ गया है जी एक वेरिएबल की वैल्यू, कितनी आ गया जी 30 डिग्री। ठीक होगी बात। अब मैंने फिर क्या फाइंड करना है, अब मैंने फाइंड करना है बी। अब बी जरा फिगर से गौर से देखना, आपके पास ये 30 डिग्री आ चुका है, ये 30 डिग्री आ गया, ठीक है यहां तक क्लियर हो गया। इसके अलावा आपके पास ये साइड भी पता है, ये ऊपर वाली साइड भी पता है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये पता है कि ये 90 डिग्री या 90 डिग्री के सामने जो गिवन होता है ये हमारा क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता है, ये हमारा क्या होता है हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब है हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, और थीटा हमारा जो, अगर हम ये 30 डिग्री लेते हैं तो 30 डिग्री के सामने हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर, और ये हमारी होती है बेस, ये हमारी क्या होगी फिर बेस होगी। तो आप इसी ए बी सी में आप कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ले लोगे, बेस गिवन है, एंगल भी गिवन है, और हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है। बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों किस में इन्वॉल्व होती हैं, दोनों इन्वॉल्व होती हैं कॉस थीटा में। तो यहां पे हम क्या ले लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी कॉस थीटा लेंगे, और थीटा में कौन सा ले रहा हूँ, ये 30 डिग्री ले रहा हूँ, क्योंकि 30 डिग्री के लिहाज से ही ये बेस बनती है। 30 जो भी एंगल लेते हैं उसके ऑपोजिट क्या बनता है परपेंडिकुलर, इसलिए मैंने ये परपेंडिकुलर लिया, ठीक है, और ये तीसरी बेस ली। सो अप्लाई कॉस थीटा इन ट्राइंगल ए बी सी। क्या करेंगे नाउ, अप्लाई कॉस थीटा इन कॉस ए कर लो, कॉस थीटा, क्योंकि एंगल तो काफी सारे बने हैं, ठीक है। यहां पे मैं एंगल कौन सा ले रहा हूं, कॉस ए इन ट्राइंगल ए बी सी। इसमें क्या ले लूंगा, कॉस ले लूंगा, तो क्या बन जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू बेस और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हमारे पास बेस क्या है जी 15, और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, उसकी वैल्यू क्या थी बी, और कॉस ए हमारे पास कितना था, यहां से कॉस ए हमारे पास कॉस 30 था, तो कॉस 30 विल बी इक्वल टू 15 बाय बी, इस बी को उधर ले जाओ, बी विल बी इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू पुट कर लोगे तो 15 डिवाइडेड बाय ये आती है √3/2, इसको सिंप्लीफाई करो तो बी हमारे पास आ जाएगा 17.320, या दूसरी फॉर्म में 10√3 भी आ जाता है, तो किसी कोई भी आप यहाँ पे फॉर्म लिख सकते हैं। नाउ पार्ट 6 में क्या है, इसमें भी हमारे पास दो एंगल फाइंड करने हैं, एक ए फाइंड करना है और एक बी फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले ए फाइंड कर लेते हैं, ए और बी हमारे पास दोनों क्या है अननोन है। ए कैसे फाइंड करेंगे, कोई भी क्वाड्रिलेटर हो, क्वाड्रिलेटर में सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि पी बी और ए बी दोनों टेंजेंट और रेडियल सेगमेंट है, ये कितना एंगल होगा, ये होगा जी 90 डिग्री, ठीक है। पहले मैं इसको कर देता हूँ, लेबल कर लेता हूँ, ये भी टेंजेंट है और नॉर्मल टेंजेंट है और रेडियल सेगमेंट है, ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। ये आ गया, ये मेरे पास थीटा कितना गिवन है जी 120 डिग्री। तो अगर मैं कौन सी लो, इन क्वाड्रिलेटरल कौन कौन सी, ए बी पी सी, कौन कौन सी है ए बी पी सी। अगर इस क्वाड्रिलेटरल में लूं तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स, कोई भी क्वाड्रिलेटर हो किसके इक्वल होता है 360 डिग्री के इक्वल होता है, तो सारों का सम कर देते हैं। पहला क्या है जी ए प्लस ए है, दूसरा हमारे पास कितना है बी पे कितना है एंगल 90 डिग्री, प्लस पी पे कितना है, पी पे हमारा है 120 डिग्री 120 प्लस, और फिर सी पे कितना है 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। उधर जाके माइनस कर लेंगे तो ए इज इक्वल टू इस सारे का सम होता है 300 उधर जाके हो जाएगा माइनस 360 माइनस 300, सो ए विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारे पास निकल आएगा जी ए, कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक होगी बात। अब हमने क्या फाइंड करना है, बी फाइंड करना है। बी के लिए क्या करेंगे,
यहां पे नजर आ रहा है कि ये आपका 120 गिवन है और ये आपका फिलहाल नहीं पता, लेकिन ये बन एक स्ट्रेट लाइन रही। ठीक है, हमें पता है एंगल, अब ये किसके लिए वैसे काम हो रहा है, फॉर बी, बी के लिए हो रहा है। एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन किसके इक्वल होता है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल हो तो ये इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल। तो स्ट्रेट लाइन क्या बन रही है, बी पी डी, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। सो एंगल बी पी डी 180 डिग्री होगा। चलो 180 लिख दिया। बीपीडी को दो में हम स्प्लिट कर सकते हैं, बी पी सी तक करें, बी पी सी तक, मतलब ये वन एक ये 120 वाला, बी एंगल बी पी सी प्लस फिर बी पी सी से ये नेक्स्ट वाला हाफ, ये जो हमें नहीं पता, मतलब सी पी और डी, ये वाला एंगल सी पी डी, इन दोनों का सम में मैंने स्प्लिट कर दिया, इस स्ट्रेट लाइन को ना मैंने दो में स्प्लिट कर दिया। सो यहाँ पे बी पी सी एंगल की वैल्यू तो हमें गिवन है, वो तो 120 डिग्री है, तो उसकी वैल्यू पुट कर लेता हूँ, क्या बनेगा 180 इज इक्वल टू 120 प्लस एंगल सी पी ओ। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट 120 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 में से माइनस करो 60 डिग्री, तो आपके पास आ जाएगा एंगल सी पी ओ विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये मेरे पास वैल्यू निकल आई है एंगल सी पी ओ, मतलब ये मेरे पास आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक होगी बात। मैंने फाइंड तो बी करना था। अब यहां पे मैं यहां पे लिख रहा हूं कॉन्सेप्ट एक, वो ये है कि ये भी हमारा बी के इक्वल ही होगा। उसकी क्या वजह है, एग्जैक्टली जिस तरह पहले भी हमने क्वेश्चन यूज किया है कि हमारे पास ये जो ब्लू से दो मैं बना रहा हूं, पी से लेकर सी तक और पी से लेकर डी तक, ये दोनों क्या है, ये दोनों तो रेडियस है, रेडियस इक्वल होते हैं, रेडियस अगर इक्वल है इन दोनों पे टिक लगा देता, अगर ये दोनों इक्वल है तो इनके ऑपोजिट साइड क्या बनता है, ऑपोजिट एंगल क्या बनता है, पी से लेकर सी तक ऑपोजिट, या पी से लेकर डी तक उसके ऑपोजिट बनता है ये एंगल बी। तो पी से लेकर सी तक जो ऑपोजिट होगा वो भी फिर हम बी नाम देंगे, क्योंकि वो दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक होगा, तो ये भी बी लिखूंगा, ये भी बी लिखूंगा, तीसरा मेरे पास क्या निकला हुआ 60, तो तीनों का सम करके 180 और वहां से मैं बी की वैल्यू निकालूंगा। समझ आ गई बात। यहां पे अब मैं कौन सी ट्राइंगल लूंगा, नाउ इन ट्राइंगल पी सी डी, पी सी डी, नाउ ये ले लेता हूं, नाउ या पहले मैं ये बात भी लिख लेता हूं कि जो मैंने यहां से रिजल्ट निकाला है कि एज एज पी सी इज इक्वल टू पी डी, दोनों क्या है, रेडिया है। ठीक है, तो फिर एंगल सी जो बन रहा है, एंगल पी सी डी और एंगल पी डी सी, ये दो एंगल भी फिर इक्वल होंगे और दोनों एंगल भी क्या होंगे, फिर बी होंगे। एक तो वैसे ही बी है, दूसरा भी फिर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब मैं कौन सी ट्राइंगल लूंगा, यही ट्राइंगल लूंगा, इन ट्राइंगल पी सी डी, तीनों का सम, पी सी डी सॉरी पी सी डी, तीनों का सम मतलब कि बी प्लस दिस बी प्लस 60 इक्वल टू 180 लिखूंगा। क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल पी सी डी एंगल बी प्लस एंगल 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी प्लस बी कितना आ गया, 2b इज इक्वल टू, उधर जाके क्या हो गया माइनस 180 माइनस 60 कितना बन गया 120, टू उधर जाके डिवाइड हुआ, तो b इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये मेरे पास आ गया जी बी, तो b भी 60 आया और a भी 60 आया था। नाउ पार्ट नंबर 7 में जस्ट आपका थ्योरम नंबर 6 की स्टेटमेंट यूज होगी और कुछ भी नहीं यूज होगा, डायरेक्टली आंसर आपने देखते हैं। ठीक है, थ्योरम नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या थी कि अगर आपके पास एक टेंजेंट ड्रा किया जाए, जो कि यहाँ पे मैंने ड्रा कर लिया ए से लेकर सी से लेकर डी तक, ठीक है, वो आपकी एक कॉर्ड को टच कर रहा है, वो ये सी से डी है, ये यहाँ पे ये सी डी नहीं होना चाहिए, आई थिंक बुक में मिस्टेक है, ये ई कर लो कुछ और कर लो। ठीक है, समझो सी से ई तक एक टेंजेंट ड्रा हो गया और कॉर्ड मैंने कौन सी ले ली है, कॉर्ड ले ली है मैंने ए से लेकर बी तक, ये ले लिए कॉर्ड, उसको आपके साथ ये एक टेंजेंट आ गया। ठीक है, टेंजेंट और कॉर्ड क्या एंगल बना रहे हैं जी 75 डिग्री, यहां तक हो गया।
अच्छा, अगर ये 75 बना रहे हैं तो बाकी एंगल क्या बनेंगे? अब ये किस साइड पे बना रहे हैं? ये बना रहे हैं लेफ्ट साइड पे, ये वाली साइड पे बना रहे हैं। तो इसका ऑल्टरनेट सेगमेंट कौन सा बनता है? वो ऑल्टरनेट सेगमेंट मैं ब्लू से बना लेता हूं। ये सारा बनता है आपका ऑल्टरनेट सेगमेंट। इसका मतलब है यहां पे ये जो कॉर्ड बनाएगी एंगल, वो भी सेम कितना होगा? 75 ही होगा। अब वहां पे कैसे बनाएगी? उस तरफ मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, ये ए बी कॉर्ड थी ना, उस तरफ मैंने पॉइंट क्या ले लिया? समझिए ये डी पॉइंट ले लिया। तो डी तक जब ज्वाइन किया, ए को भी डी से और बी को भी डी से, तो ये एंगल जो बनेगा ये भी कितना होगा? 75। और पूरी साथ आपने स्टेटमेंट यूज कर लेनी है थ्योरम नंबर 6 की। ठीक होगी बात? क्या लिखेंगे? एंगल ए, ये जो बन रहा है बी ए सी, बी ए सी विल बी सेम एज एंगल बी डी ए, बी एंगल बी डी ए इज इक्वल टू कितना होगा? 75 डिग्री। और यहां पे क्या लिखा है? यूजिंग थ्योरम नंबर 10.6। यहां पे पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, मैं जस्ट अभी थ्योरम का रेफरेंस लिख रहा हूं। जब ये 75 होगा तो थ्योरम आपका वैसे ही सारा सॉल्व होगा। ये कितना आ गया? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के बाद ये आपका बन गया है 75। तो इससे आप निकाल लोगे एंगल ए, मतलब यही पूरी ट्रायंगल लोगे। ट्रायंगल कौन सी लेंगे? ब्लू से बना देता हूं, ए डी और ये ऊपर चले जाओ बी, ए डी बी या ए बी डी कह लो। ठीक है। नाउ मैं तो क्या लिखूंगा? नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। सो एंगल ए पे अंदर वाले एंगल की बात हो रही है क्योंकि इस ट्रायंगल की बात हो रही है, प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी कितना होगा? 180 डिग्री। सारों की वैल्यू लिख लेते हैं। एंगल ए कितना बना है जी? 90 डिग्री, प्लस डी कितना आया जी? 75, प्लस एंगल बी उसकी वैल्यू क्या है? ए, तो 180 डिग्री। तो जाके माइनस कर लेंगे। ए विल बी इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 75। दिस इंप्लाइज दैट ए विल बी इक्वल टू 15 डिग्री। हमारे पास एंगल आ गया। नाउ इस क्वेश्चन में भी 10.6 थ्योरम भी यूज होगा और एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है वो भी यूज होगा। ठीक है। एक्स वाई जी तीनों चीजें फाइंड करनी है। पहले मैं फाइंड करता हूं वाई, फॉर वाई, वाई के लिए क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है। फॉर वाई यहां पे होगा। ठीक है। एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन कितना होता है? एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री होता है। एंगल स्ट्रेट लाइन किसकी बात हो रही है? एस ए टी की बात हो रही है। स्ट्रेट लाइन एस ए टी वो कितना होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। इस स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल कौन कौन से बन रहे हैं? एक बन रहे हैं एंगल 63, एक बन रहा है 57 और एक बन रहा है वाई। तो तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। 63 प्लस वाई प्लस 57 डिग्री इज इक्वल टू 180। इसको तो जाके माइनस कर दिया तो y विल बी इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों को ऐड करो बनता है 120। तो जाके माइनस किया तो y विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये मेरे पास निकल आएगा जी y कितना आएगा? 60 डिग्री। लॉग लगा देते हैं क्योंकि वाली बाद में कैलकुलेट होगी। ठीक होगी बात? अब मैंने क्या निकालना है? x और z। उसके लिए जस्ट आपका ये थ्योरम 10.6 यूज होगा। वो कैसे? यहां पे आपके पास कौन सी है लाइन? ये आ गया टेंजेंट। ठीक है। पहला केस मैं रेड से बना लेता हूं। अगर आप ये कॉर्ड लेते हो ए से बी कॉर्ड लेते हो तो एंगल क्या बना रही है? वो बना रही है 63 डिग्री। तो इसका ये आपका जो सेगमेंट है इसके ऑपोजिट सेगमेंट कौन सा बनता है? ये वाला सारा, ये वाला सारा बनता है, ये वाला सारा सेगमेंट बनता है। तो यहाँ एंगल कितना होगा? यहाँ पे भी एंगल वही होगा जो आपका इस कॉर्ड का टेंजेंट के साथ बनता है, वो ऑल्टरनेट सेगमेंट में भी वही बनता है। इसका मतलब है इधर कौन सा एंगल बन गया? ये ए और बी था ना, ए और बी से आपने एग्जैक्टली किसको ज्वाइन किया? एक और पॉइंट ले लिया, समझो ये पॉइंट ले लिया सी, बी से भी इधर ज्वाइन कर लिया पॉइंट सी को। तो ये एंगल एक्स भी कितना होगा? फिर ये भी सेम इतना ही होगा जो मैं ये काम। ठीक है। सो एंगल एस ए बी, यहां से लेकर यहां तक वो किसके इक्वल होगा? एंगल ए सी बी के, एंगल ए सी
बी के, वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, और ये किसके इक्वल था, 63 डिग्री। 63 डिग्री, तो यहां से क्या निकला है, एक्स इक्वल टू 63 डिग्री। ये भी हमारे पास कितना निकला है, ये 63 डिग्री। और ये क्या करना, क्या है, यूजिंग थ्योरम 10.6, ये भी क्या यूज है, यूजिंग 10.6 ही थ्योरम आपने यूज किया। ठीक होगी बात। उसके बाद देखो सेकंड में भी ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। सेकंड में कैसे, वो ब्लू से बना रहा हूं, टेंजेंट अब मैं ले लेता हूं दोबारा से, यही टेंजेंट है। एंगल आपका क्या बन रहा है, 56। 56 इस साइड पे बन रहा है, कॉर्ड हमारी ले रहे हैं फिलहाल कौन सी, ए सी। तो उसका ऑपोजिट सेगमेंट कौन सा बनता है, वो सारा ये वाला बनता है। ये तो इस तरफ से एंगल बन गया ना, इस तरफ से एंगल बन गया, ऑपोजिट सेगमेंट ये। तो वहां का मैंने एक पॉइंट लिया बी, और इसी कॉर्ड के दोनों एंड को इसको इधर से भी ज्वाइन किया, इसको इधर से भी ज्वाइन किया। इसका मतलब ये जो 57 बन रहा होगा, यहाँ पे भी यही 57 ही बन रहा होगा। मैं लिख सकता हूं कि एंगल TAC will be same as एंगल ABC। एंगल ABC कितना होगा, TAC ये कितना था, 57 इधर बन रहा था, और उधर क्या बन रहा था, Z will be equal to 57 डिग्री। और यहां पे भी क्या लिखेंगे, यूजिंग थ्योरम 10.6। ठीक हो गया। Now in question number 2, in the figure AB, AC are two tangents of a circle with center O at point B and C respectively। ये आपके पास सारी फिगर है, उसमें आपका A से दो टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं, ठीक है, B और C पे, O उसका सेंटर आ गया सर्कल का, उसके साथ 120 डिग्री एंगल भी है। ये मैंने फिगर में मेंशन कर दिया कितना एंगल है, BOC एंगल 120 डिग्री। फाइंड क्या करना है, चार पार्ट्स फाइंड करने हैं। एंगल OBA, ओ बी ए अगर देखा जाए तो कहां बन रहा है, ओ ये है, बी ये है, तो ए आपका ये एंगल बन रहा है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, क्यों, ये दोनों क्या है, रेडियाई है, तो ये डायरेक्टली आप लिख सकते हो 90 डिग्री बनेगा। क्यों, क्योंकि ओ बी आपका क्या है, रेडियस, और बी से लेकर ए तक क्या है, टेंजेंट है, और रेडियस और टेंजेंट के दरमियान हमेशा एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये आप जस्ट इसके साथ सिंपल लिख लोगे कि थ्योरम नंबर आपका 10.2 समझो यूज, उसकी स्टेटमेंट लिख दोगे। ठीक है, ये पार्ट तो खैर यहीं पे हो जाता है। दूसरे पे आते हैं, एंगल OCB और BAC, ये दोनों जो आपके पार्ट्स हैं, OCB और BAC, बल्कि पहले ये कर लेते हैं OCB देखो क्या है, OCB यहां से ड्रा कर रहा हूं, O से लेकर पहले नीचे आएगा C, और फिर C से ऊपर जाएगा B। इसका मतलब है आपने सेकंड पार्ट में फाइंड करना है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक होगी बात। इसके लिए हमें OCB यही ट्रायंगल भी लेनी पड़ेगी। अब अगर आप इसके लिए देखो, ये पार्ट 2 की बात हो रही है, पार्ट 2 की, एंगल फॉर एंगल, यहां पे ट्रायंगल नहीं बल्कि लिखेंगे फॉर एंगल OCB। क्या करें, ट्रायंगल कंसीडर करो, यही वाली, कंसीडर ट्रायंगल OCB। अगर यही ट्रायंगल कंसीडर की जाए तो इसमें नजर आ रहा है कि OB और OC ये दोनों क्या है, रेडियाई है, ये दोनों रेडियस हैं, रेडियस से इक्वल होते हैं दोनों, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो फिर आपका एंगल जो इधर बन रहा है, मतलब इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब OB के ऑपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है, वो बन रहा है ये वाला जो नीचे क्वेश्चन मार्क डाला है, ये आपका बन रहा है OB के ऑपोजिट। इसी तरह OC नीचे है, उसके ऑपोजिट एंगल बन रहा है ये वाला जिसमें मैंने अभी टिक लगाया। ठीक है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। तो इससे हम ये लिख सकते हैं, इफ दीज टू साइड्स आर इक्वल देन एंगल OCB विल आल्सो बी सेम एज एंगल OBC। ये दोनों भी क्या होंगे, OBC, ये भी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक होगी बात। साथ आपने स्टेटमेंट लिख देनी है, इक्वल साइड्स हैव इक्वल ऑपोजिट एंगल्स। ठीक होगी बात। अच्छा, अब ये दोनों अगर इक्वल है तो मैं अगर इसको नाम दे देता हूं, मिसाल के तौर पे इस एंगल को मैं नाम दे देता हूं एंगल A नाम दे देता हूं, ये एंगल थीटा नाम दे देता हूं। ठीक है, ये एंगल क्या है जी, थीटा। ठीक है, इसको फिलहाल क्या कंसीडर कर लिए, थीटा। नीचे भी थीटा आ गया, ऊपर भी थीटा आ गया, मतलब मैंने नीचे वाला फाइंड कर लूं या ऊपर वाला फाइंड कर लूं, एक ही बात है, दोनों सेम ही है। तो इसी ट्रायंगल में तीनों का एंगल, तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो मैं ये लिख सकता हूं कि इन ट्रायंगल OCB सम ऑफ ऑल थ्री एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो तीन एंगल कौन कौन से बन रहे हैं OCB में, एक ये थीटा बन रहा है, एक ये थीटा बन रहा है, और तीसरा ये 120 डिग्री बन रहा है। तो मैं लिख सकता हूं थीटा प्लस 120 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों इक्वल होंगे,
अब इसके बाद अगर ये इक्वल होंगे तो 120 को उधर जाके माइनस कर लेगा, तो थीटा ए थीटा 2 थीटा हो जाएगा इक्वल्स टू 120 उधर जाके माइनस हुआ, 180 में से कितना बचा 60 डिग्री, थीटा उधर जाके डिवाइड करेंगे तो थीटा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब है सेकंड पार्ट आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये हमारे पास निकल आएगा 30 डिग्री। ठीक होगी बात। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या है, उसके बाद थर्ड पार्ट में देखो बी ए सी जो बन रहा है वो हमारा क्या बनता है, बी ए सी, मैं इसको ब्लू से बनाता हूं, बी ए सी, बी से आपने जाना है ए पे, ए से जाना है नीचे कहां पे, सी पे। तो अगर आपने ये फाइंड करना है इसका मतलब है इस एंगल की बात हो, इस एंगल को फिलहाल मैं नाम दे देता हूं, फॉर एग्जांपल अल्फा रख लेता हूं। ठीक है, ये फाइंड करना है तो मैंने इसको क्या सपोज कर लिया, समझो अल्फा आ गया। अब ये कैसे फाइंड होगा, आप इसमें क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगाओगे। अगर आप ये पूरी क्वाड्रिलेटर ले लो, यहां से बी को ओ से भी ज्वाइन कर दो और ओ को किससे ज्वाइन कर दो, सी से ज्वाइन कर दो, तो आप यहां पे अगर देखो कि इन क्वाड्रिलेटर, इसकी अगर बात करूं, ये मैं एंगल बी ए सी की बात कर रहा हूं, बी ए सी की बात कर रहा हूं, ये किसके लिए, फॉर एंगल बी ए सी। मैं क्या लिखूंगा, कॉन्सिडर कॉन्सिडर एंगल कॉन्सिडर क्वाड्रिलेटरल ओ बी ए सी। अगर ये क्वाड्रिलेटर कंसीडर करूं तो सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो सारे एंगल क्या क्या बन रहे हैं अब जरा देखना है। यहाँ पे एक बन रहा है जी ओ, एंगल ओ, सम ऑफ ऑल एंगल पहले लिखता हूं, एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए, सम ऑफ ऑल एंगल कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। सारी वैल्यूज पुट कर रहा हूं, एंगल ओ पे कितना एंगल बन रहा है 120 डिग्री, प्लस एंगल बी कितना बन रहा है, ये पूरे का पूरा बी अगर देखा जाए ये तो 90 डिग्री बन रहा है क्योंकि रेडियाई और वो सेम होते हैं, तो 90 डिग्री आ गया, प्लस एंगल सी देखा जाए तो वो भी रेडियस और टेंजेंट है तो वो भी कितना आ गया 90 डिग्री, प्लस एंगल ए जो है वो हमने फाइंड करना, उसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, अल्फा का नाम दिया, तो इसकी जगह लिख लेंगे अल्फा, ये आ जाएगा 360 डिग्री। इसको उधर जाके माइनस कर लेंगे तो अल्फा विल बी इक्वल टू 360 माइनस ये सारों का सम, इन सारों का सम हमारे पास क्या आता है, ये सारे का आता है 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 120 300, तो उधर जाके माइनस हुआ तो ये बन जाएगा 300। सो अल्फा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपके पास आ गया है जी अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री। थर्ड पार्ट हो गया। नाउ लास्ट पार्ट अगर देखा जाए तो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी को मैं अब मिसाल के तौर पे इसको नाम दे देता हूं, समझो बीटा का। ठीक है, ये मैंने फाइंड करना है, तो बीटा अगर फिगर से देखें कहां से क्या बनता है, ए से लेकर आपने जाना है बी तक, ये रेड से सारा बना रहा हूं, बी से लेकर जाना है नीचे, सीधा नीचे जाना है मतलब सी तक, तो ये एंगल बन रहा है आपके पास ये वाला, इसका मतलब है ये एंगल आपके पास बन रहा है बीटा, ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो ये फिगर से ही सॉल्व हो जाता है, इजी है। कैसे, आपको बताइए जो नीचे ब्लू से मार्क हो ये पूरे का पूरा आपका है 90 डिग्री, ऐसे ही है, और उसमें ये बाहर वाला पोर्शन भी ऐड है, ये थीटा भी ऐड है, तो थीटा आपके पास ऐड है और थीटा हमारा निकल चुका है, थीटा हमारा क्या निकल रहा था सेकंड पार्ट में 30 डिग्री। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बीटा फाइंड करना है, बाहर वाला एंगल ये फाइंड करना है, उसमें से जस्ट मैंने ये थीटा वाला पोर्शन निकाल देना है, 90 में से 90 डिग्री टोटल है ये जो ब्लू से बना हुआ है, 90 डिग्री में से आपने ये थीटा निकाल दोगे, मतलब 30 डिग्री निकालोगे तो आपके पास निकल आ जाएगा बीटा। ठीक होगी बात। तो यहाँ पे जस्ट मैं क्या लिखूंगा, ए बी सी, क्या लिख सकता हूं कि ये किसके लिए है, फॉर एंगल ए बी सी। ए बी सी के लिए हम क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी, ये कहां से है, फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर, फिगर से हमें नजर आ रहा है कि एंगल ए बी सी किसके इक्वल हो सकता है, पूरा एंगल, एंगल ए बी ओ में से आप माइनस कर दो एंगल सी बी ओ, बाहर वाले इस पूरे में से आप क्या माइनस कर दो, सी बी ओ, ये थीटा माइनस कर दो, एंगल सी बी ओ ये माइनस कर दो, ये माइनस करो तो ये हमारा बनता है 90, ए बी ओ माइनस 30 आ गया, ये माइनस करोगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, एंगल ए बी सी हमारे पास आ गया 60 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, O इज द सेंटर ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स आर दो सर्कल्स हुज सेंटर्स आर सेम, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक अंदर सर्कल बना हुआ है जिसका रेडियस मैंने क्या रखा हुआ है, जिसका रेडियस मैंने रखा हुआ है R1, यहाँ पे भी R1 रेड से जो बनाया हुआ है उसका रेडियस है R1, और जो बड़ा सर्कल है उसका मैंने ब्लू से रेडियस बना दिया।
ठीक है। ये लेबलिंग दोनों की रेडियस वाली नहीं बुक में हुई है, ये रेड और ब्लू वाली ये मैंने खुद की है, इसके रेडियस के नाम दिए हैं जो कि हमें कैलकुलेशन में यूज करने पड़ेंगे क्योंकि डाटा ऐसा कोई गिवन नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमने दो सर्कल लिए जिनकी रेडियस हमने क्या रख ली है, बड़े सर्कल के लिए R2 रख लिया और छोटे के लिए क्या रख लिया R1, और दोनों का सेंटर आपका क्या है वो सेम है, वो दोनों का सेंटर है जी O। ठीक है, उसके बाद ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड्स ऑफ आउटर सर्कल टेंजेंट टू इनर सर्कल। ए बी क्या है, ए बी अगर देखा जाए तो एक कॉर्ड है और सी डी भी कॉर्ड है, बड़े सर्कल की कॉर्ड आ गई ए से लेकर कहां तक बी तक, इसी तरह बड़े सर्कल में सी से लेकर बी तक ये भी कॉर्ड आ गई, लेकिन ये कॉर्ड आपकी छोटे जो इनर सर्कल है उसको टेंजेंट भी है, मतलब कि उसको उस सर्कल को यहाँ एक एक पॉइंट पे मीट करती हुई भी जा रही। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया, जिस जगह मीट करती उसको भी एक नाम दे दिया, समझो पॉइंट आ गया एम और ये नाम दे दिया एन, जिस जगह इसके ये क्या करिए मीट कर रही। प्रूव हमने करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमने प्रूव करना है कि ए बी जो कॉर्ड है उसकी लेंथ किसके बराबर है, सी डी के। ठीक होगी बात। अच्छा, मैं इसको कैसे प्रूव करूंगा, मैं इसको ऐसे प्रूव करूंगा कि पहले मैं दोनों के हाफ इक्वल प्रूव करूंगा। ठीक है, पहले मैं क्या प्रूव करूंगा, फर्स्टली यहां पे लिख लेता हूं कि फर्स्टली मैं ये प्रूव करूंगा कि अगर ए एम आपका जो है ए एम वो एम जो है मिड पॉइंट है। ठीक है, एम अगर मिड पॉइंट है, एम मिड पॉइंट से अगर मिड पॉइंट तक ये बराबर है, अगर ए एम और ए एन बराबर आ जाए, मतलब ए से लेकर एम तक, ठीक है, और सी से लेकर एन तक आ जाए। फर्स्टली मैं क्या करूंगा, ए से लेकर एम तक और सी से लेकर एन तक अगर इक्वल आ जाए तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर दोनों के हाफ इक्वल प्रूव आ गया तो दोनों तरफ मैं क्या कर लूंगा, दोनों को डबल करूंगा, इसको भी डबल इसको भी डबल, दोनों तरफ समझो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो उनके डबल हो गए। ए एम का डबल, ए एम को डबल करो तो पूरे का पूरा क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। और सी एन का डबल, उसको डबल करोगे तो सी से एन का इसका डबल करोगे तो सी डी बन जाएगा। तो ए बी और सी डी भी आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल प्रूव हो जाएंगे। ठीक होगी बात। तो पहले मेरा टारगेट क्या होगा, आई विल ट्राई टू इक्वलाइज द ए एम एंड सी एन, ये दो मैं इक्वल प्रूव करूंगा। ठीक है, अच्छा कैसे करेंगे, ए एम अगर देखा जाए तो हमें एक पता है कि रेडियस जो है और रेडियस और टेंजेंट हमेशा क्या एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री। इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ये रेडियस है छोटे का और ऊपर टेंजेंट बन रहा है। इसी तरह नीचे अगर देखा जाए तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगर ये दोनों 90 डिग्री होंगे तो इसका मतलब ये है कि इसमें ये जो बन रही है ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बन रही है, ये दोनों कौन से होंगी, राइट एंगल ट्राइंगल होंगे। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फिगर, फिगर से हमें क्या पता लग रहा है, ट्राइंगल ए एम ओ एंड सी एन ओ, ट्राइंगल सी एन ओ बोथ आर, ये दोनों क्या है, बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। दोनों कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो दोनों में पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करेगा। ऐसे ही है, पाइथागोरस थ्योरम इसका मतलब मैं दोनों में लगा के मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, मैं ए एम की वैल्यू निकाल सकता हूं। ए एम की अगर आप गौर से देखो तो हमें वैल्यू नहीं पता, यहां पे सी एन की देखो तो वो भी नहीं पता, लेकिन बाकी दो साइड्स की पता है। अगर मैं कोई भी ट्राइंगल लूं ना, ऊपर वाली ट्राइंगल ले लूं, ये ट्राइंगल ले लूं या ये ट्राइंगल ले लूं, दोनों में देखो एक साइड हमारे पास क्या है, अगर मैं पहले वाली कंसीडर करता हूं ए एम ओ की अगर बात करूं तो ए एम ओ में देखो ओ से लेकर क्या है एम तक, ओ से लेकर सॉरी ए तक, ये क्या है, ये मुझे R2 गिवन है। इसी तरह ये R2 है, इसका रेडियस कितना है, R2 है। इसी तरह आपका O से लेकर M तक ये मुझे कितना गिवन है, R1 गिवन, ये दोनों तो पता है, सिर्फ A से लेकर M तक नहीं पता। ठीक होगी बात। इसी तरह दूसरे वाले में ऐसे ही केस है, तो मैं राइट एंगल ट्राइंगल दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के किसकी वैल्यू निकालूंगा, AM की, और नीचे वाले से किसकी निकालूंगा, CN की, वो इक्वल करके फिर यही वाला काम जो मैंने स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखूंगा, नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम किसमें, इन बोथ ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पहले क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल AMO में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, मैं दोनों साइड बाय साइड निकालूंगा। ठीक है, AMO में लगाऊंगा तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, AMO में देखो हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है, AMO है क्या, A से लेकर M से लेकर O, ये मैं ब्लैक से वापस कर रहा हूं। ये ट्रायंगल अगर लूं तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या होती है, जो परपेंडिकुलर के ऑपोजिट होती है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब के OMO, यहां से इसको वापस कर लेता हूं, O A का स्क्वायर
इज इक्वल टू बेस आपकी कोई भी ले लो, बेस समझो ले लो आप ए एम ले लो, ए एम का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या ले लिया, ओ एम का स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो तो क्या बन जाएगा, आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर एज इट इज प्लस ओ एम स्क्वायर की जगह क्या लिख लिया, आर वन स्क्वायर। यहां से ए एम स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए एम स्क्वायर को ये रहने दो जाइए, आर टू आर वन का स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज दैट ए एम स्क्वायर कैन बी रिटन एज आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। आर टू में से क्या कर दिया, आर वन स्क्वायर माइनस कर दिया, दोनों तरफ क्या ले लिया, अंडर रूट, इधर भी क्या ले लिया, अंडर रूट। तो ए मेरे पास क्या निकला है, आर टू का स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन वन का, ए एम की वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब मैं किसमें लगाता हूं, इन ट्रायंगल, नीचे वाली ट्रायंगल की बात करता हूं। नीचे वाली कौन सी है, सी एन ओ, सी एन ओ। अगर इसमें मैं लगाता हूं, ये भी राइट एंगल है, इसमें ही पाइथागोरस में लग सकता है। तो इन ट्रायंगल सी एन ओ, यहां पे अगर राइट एंगल लगाऊंगा तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ सी, ओ सी का स्क्वायर मतलब ओ सी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सी एन, सी एन मतलब आपके पास समझो बेस आ गई, प्लस परपेंडिकुलर क्या आ गया, एन ओ या ओ एन का स्क्वायर, ओ एन का स्क्वायर। यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करता हूँ, क्या बनेगा, ये भी एज इट इज आर टू का स्क्वायर, सी एन कितना है आर टू माइनस ओ एन कितना है, ओ सी कितना है आर टू का स्क्वायर। तो उसके बाद सी एन का एज इट इज आ जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू आ जाएगी आर वन का स्क्वायर। इसी तरह माइनस करेंगे तो सी एन स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट इधर जाके माइनस हो जाएगा, आर टू का स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर, दोनों तरफ क्या ले लिया, अंडर रूट, अंडर रूट लेने से ये से कैंसिल, ये बन गई इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर वन और टू देखो तो दोनों की एक साइड क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, बाय कंपेयरिंग वन एंड टू, दोनों को कंपेयर करो तो मेरी क्या आ गई, दोनों साइड इक्वल आ गई, तो लेफ्ट साइड भी सेम हो जाएगी, ए एम विल बी इक्वल टू सी एन। अब दोनों तरफ क्या कर दो, मल्टीप्लाइड बाय टू, यहाँ पे क्या लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय टू। तो क्या बन जाएगा, टू ए एम इज इक्वल टू टू सी एन, और टू ए एम अगर फोर से देखो फिगर से, तो ए एम है यहां से लेकर यहां तक, उसको डबल करेंगे तो वो बन जाएगा ए बी। इसी तरह सी एन था यहां से लेकर यहां तक, तो सी एन को डबल करोगे तो पूरा क्या बन जाएगा, सी डी। तो टू ए एम विल बी इक्वल टू ए बी बन जाएगा, और टू सी एन विल बी इक्वल टू सी डी। यही आपने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अली इज वाइलिंग अ स्टोन टाइड विद अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 फीट। ठीक है, अली है समझो, यहाँ पे सेंटर पे अली खड़ा हुआ, उसने क्या एक स्टोन यहाँ पे खड़ा हुआ है, और उसने एक वायर ली और उसके साथ बांध दिया है स्टोन। ठीक है, ये आपके पास आ गया है जी स्टोन। ठीक है, और उसकी लेंथ है कितनी, स्ट्रिंग की कितनी लेंथ है जी 3 फीट, ये आपके पास आ गया 3 फीट। उसके बाद ऑल ऑफ सडन स्ट्रिंग इज ब्रोकन, अब वो उसको घुमा रहा है, मतलब इसको बेसिकली क्या कर रहा है, यहां से यूं ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, सर्कुलर पाथ में इसको घुमा रहा है, लेकिन वो क्या होता है, सडनली ब्रोकन एंड स्टोन मूव्स अलोंग टेंजेंट, वो टूट जाता है और टेंजेंट के लॉन्ग मूव करता है। टेंजेंट के लॉन्ग मतलब कि अगर उसको वही इस डायरेक्शन में घुमा रहा है, यूं इस तरह से घुमा रहा है, तो वो इस पॉइंट पे जब पहुंचा है, जो मैंने अभी पॉइंट बनाया है, यहाँ पे टूट जाता है तो टेंजेंट के लॉन्ग जाता है। टेंजेंट के लॉन्ग का मतलब है यहाँ से सीधा सीधा ऐसे चला जाता है। ठीक होगी बात। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इसका बन रहा है रेडियस, और ये इसका क्या बन रहा है, यहां से लेकर यहां तक ये कितना बन रहा है, ये क्या बन रहा है, टेंजेंट। तो दोनों में एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री, एक चीज ये होगी। आगे देखते हैं क्या होता है, एंड द स्टोन मूव्स अलोंग द टेंजेंट डायरेक्शन ऑफ अ सर्कुलर पाथ एंड हिट्स अ पॉइंट 5 फीट अवे फ्रॉम द अली, और वो तीन यहां से कितना दूर जाके गिरता है, वो ऐसी जगह जाके गिरता है, यहां से आप इसको यूं बना लो कि वो ये अली है, तो यहां से गिरता है ऐसी जगह पे, समझो ये वो पॉइंट है जहां पे वो गिरा है, वो अली से कितना दूर है, वो है 5 फीट दूर। जिस जगह गिरा है ना, ये आपका वो पॉइंट है जहां तक वो गिरा है, वो अली से कितना दूर है, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये कितना है जी, 5 फीट। ठीक है, अब बताना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टोन। स्टोन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, देखो स्टोन निकला था इस पॉइंट से, ये अली है, अली पॉइंट ए पे आ गया, समझो ए पॉइंट कह दिया ए, ये बी से टूटा था और ये सी तक गया था। ठीक है, तो स्टोन ने कितना कवर किया, स्टोन गया है बी से लेकर सी तक, तो आपने इसका मतलब है बी से सी तक का डिस्टेंस बताना है। और ये जो ट्राइंगल बन रही है कौन सी बन रही है, सो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनी क्योंकि 90 डिग्री बना था। सो अप्लाई, सो
अप्लाई Pythagoras theorem इन ट्राइंगल ए बी सी, बस इसमें सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगा देना। क्यों? ये बी टू सी हमने फाइंड करना है यहां से यहां तक। एक साइड हमें दी हुई है 90 की ऑपोजिट ही हमारे पास क्या आ गई, हाइपोटेन्यूज आ गई। ऐसे ही है एक आपके पास कोई भी कर लो, ये समझो आपके पास आ गया बेस, ये आपने समझो परपेंडिकुलर फाइंड करना। बेस और परपेंडिकुलर किसी को भी रख सकते हो, उसमें मसला नहीं है, लेकिन 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होगा। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज लगाओगे तो क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज कितनी है जी, 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, बेस मतलब 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मुझे नहीं पता वो बी सी है, ये आ गया इसका स्क्वायर, इसको तो जाके माइनस किया। दिस इंप्लाइज दैट बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। बी सी यहां से क्या निकला है, बी सी इज इक्वल्स टू 4, ये आपके पास निकला है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 3 सर्कल्स टच एक्सटर्नली, 3 सर्कल्स हैं वो बाहर से टच कर रहे हैं। ठीक है, ये इसमें जो लेबलिंग मैंने खुद की है, जो रेड से हुई है, बाकी सारे पहले से बनी हुई है। ठीक है, उसके रेडियस क्योंकि गिवन नहीं है तो मैंने उसके नाम दे दिए R1 R2 R3। खैर, द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन देयर सेंटर इज 2:3:4। उनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना सेंटर्स के दरमियान, उनकी रेशो ये दी। ठीक है, उसके बाद पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ज्वाइनिंग द सेंटर, जो पेरीमीटर है सारे जो सेंटर को ज्वाइन कर रहा है, मतलब ये जो पूरे ट्राइंगल का पेरीमीटर है। ठीक है, इसकी जो बाउंड्री लेंथ है वो कितना है जी, 36 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सर्कल, इसका मतलब है तीनों का अगर आपने रेडियस फाइंड करना है तो इसका मतलब है हमने फाइंड करना है R1 फाइंड करना है, R2 और R3, ये 3 चीजें हमने फाइंड करनी, तीनों का रेडियस फाइंड करना है। सबसे छोटा सर्कल जो ए था उसको मैंने नाम दे दिया, उसकी रेडियस है R1 है। अब ये आपका सेंटर है, सेंटर से इधर ले लो या इधर ले लो, दोनों ही R1 है क्योंकि दोनों ही रेडियस है। सेम इज फॉर बी, बी का R2 रख दिया दोनों तरफ रेडियस, और इसका R3 रख दिया। अब अगर हम देखें तो ये जो लाइन है, रेशो ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन देयर सेंटर इज दिस। अब आप अगर देखो तो ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस है, ये दोनों के सेंटर का डिस्टेंस है। ए से बी तक का डिस्टेंस, ए बी जो डिस्टेंस है उसको हम कह सकते हैं कि इसको मैं नाम दे देता हूं, समझो ये पहला डिस्टेंस है। ये पहला डिस्टेंस किसके इक्वल आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है R1 प्लस R2 के। R1 यहां से लेकर यहां तक R1 है, और आगे उसमें क्या ऐड कर दूं, R2 कर दूं। ये दोनों ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाए इन दोनों के दरमियान, इसको मैं कह सकता हूं कि D1 है। इसी तरह मैं बाकी भी नाम दे देता हूं। B से लेकर C तक देखा जाए तो उसमें क्या ऐड करना है, R2 में क्या ऐड कर देना है, R3। तो B से लेकर C तक उस डिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूं, ये दूसरा डिस्टेंस है, उसको कह देता हूं R2 प्लस R3। सिमिलरली C से लेकर A तक ये तीसरा डिस्टेंस हो जाएगा R3, तो ये बन जाएगा R3 प्लस R1। ये आपके पास आ जाएंगे 3 डिस्टेंस उनके सेंटर्स के दरमियान। अब इन डिस्टेंसेस की रेशो वो क्या कह रहे हैं, क्या है, 2:3:4। तो बेसिकली क्वेश्चन के मुताबिक जो आपकी रेशो बन रही है, D1 पहला डिस्टेंस रेशो, दूसरा डिस्टेंस रेशो, तीसरा डिस्टेंस, इनकी रेशो बन रही है 2:3:4। और ये D1 D2 D3 की वैल्यू मुझे पता है कि ये, ठीक है, तो मैं यहां से अगर आप इसको यूं भी लिख लो कि D1 क्या है, R1 प्लस R2 है, और D2 है R2, रेशियो है, बल्कि यहां से इसको सेट कर लेता हूं, रेशो R2 प्लस R3 है, और इसके साथ रेशो तीसरी है R3 प्लस R1, ये कितनी आ रही है, 2:3:4। ठीक होगी बात, ये हमारे पास तीनों रेशो आ गई 2:3। अब इसको कैलकुलेशन वाइज कैसे, जिसके साथ जितनी रेशो होती है ना, इसके कोरस्पॉन्ड क्या रेशो बन रही है, 2 से। इसका मतलब ये होता है जो जिसकी जो रेशो बन रही होती है वो उसके मल्टीपल्स में लिखा जा सकता है। मतलब 2 रेशो बन रही है तो 2 के मल्टीपल्स में लिखा जा सकता है। दिस इंप्लाइज दैट, यहां से हम क्या ये यूज करेंगे, R1 प्लस R2 कैन बी रिटन एज 2 into K। के कोई भी मल्टीपल है, के ही हमने फाइंड करना है कि के 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका 2 लाजमी होगा, 2 के मल्टीपल्स में लिखा जा सकता है। और एंड दूसरा क्या है, R2 है, वो किसके, उसके रेशियो पे क्या आ रहा है, 3 बन रहा है, तो R2 प्लस R2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 के। एंड सिमिलरली R3 प्लस R1 कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4। ठीक होगी बात, ये इस तरह से हम इस फॉर्म में लिखा जा सकता है।
अब यहां से आप एक तो आपने इसको यूज करना है, ये इनकी वैल्यूज होगी हमारे पास। अब मैं इसके से के की वैल्यू भी निकालूंगा और भी चीजें निकालूंगा, लेकिन उसके लिए पहले डाटा मैं यूज करूंगा दूसरा वाला। दूसरा हमारे पास इसके अलावा देखो क्या डाटा गिवन है। इसके अलावा हमारे पास गिवन है कि आपके पास पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ज्वाइनिंग द सेंटर इज 36 सेंटीमीटर। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है जी कि पेरीमीटर कितना है जी? पेरीमीटर है 36 सेंटीमीटर। ऐसे ही है। अब पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड मतलब कि पेरीमीटर में आपका आ जाता है एक साइड का डिस्टेंस, समझो D1 का, D2 और D3, तीनों साइड्स का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? 36। एक साइड यहां से यहां तक समझो ये क्या है? इधर से इधर तक है D1, इधर से इधर तक कितना है जी? ये है D2, इधर से इधर कितना है? D3। तो तीनों का सम कितना है? 36। अब D1 D2 D3 की वैल्यू अब यहां से पुट कर लो, ये यहां से इनकी वैल्यूज हमने ली हुई है, ये सारी पुट करो तो क्या बन जाता है? आर D1 की जगह क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2। सिमिलरली दूसरे की जगह क्या आ जाएगा? R2 प्लस R3, और तीसरे की जगह R3 प्लस R1। कितना आ गया? 36। यहां तक हो गया। अब यहां पे अगर आप सारी वैल्यूज पुट कर लो, यहां पे सारी वैल्यूज पुट कर लो, मतलब आप सबकी जगह क्या लिख लो कि R1 प्लस R2 कितना है? 2K। अब इसको नाम भी दे देता हूं, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 सॉरी, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, तीनों को यूज करूं तो इसकी जगह पूरा क्या लिख दूंगा? 2K प्लस 3K प्लस 4K इज इक्वल टू कितना आ गया? 36। इनकी मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, ठीक है। और ये सारे हैं क्या? यहाँ पे क्या लिखूंगा? यूजिंग इक्वेशन 2 3, यूजिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3। मैंने क्या यूज किया? इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 यूज किए। यहाँ पे पुट करो, ये सारा सम किया तो कितना आ गया? 30। ये बन जाएगा 9K इज इक्वल टू 36। दिस इंप्लाइज दैट K इज इक्वल टू 4। ये मेरे पास आ गया जी 4। ठीक होगी बात। अब K की वैल्यू मुझे पता चल गई, इससे मुझे अब देखें क्या फायदा होगा। K की इस वैल्यू को मैं इन तीनों इक्वेशन में डालूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में भी, 2 में भी और 3 में भी, तीनों में डालूंगा तो मेरे पास इसकी इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। K पुट K इन इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3, तीनों में डालता हूं, क्या बनेगा? इक्वेशन नंबर 1 देखो, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2K। 2K मतलब 2 इंटू 4, K की वैल्यू क्या है? 4। 2 इंटू 4 कितना बन गया? 8। यहां तक आ गया। इसी तरह R2, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 3 इंटू K। 3 इंटू K मतलब K की वैल्यू 4 है, तो 3 इंटू 4 कितना आ गया? 12। इसी तरह R3 प्लस R1 क्या बन जाएगा? 4 इंटू 4, 4 इंटू K मतलब 4 इंटू 4 कितना बन गया? 60। यहां तक क्लियर हो गया। इन इक्वेशंस को अब आप आपस में सिमिल्टेनियसली सॉल्व करोगे और आप वैल्यू किसकी निकालोगे? R1 R2 और R3। ठीक है। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पे अगर देखा जाए तो आपके पास अगर हम कोई भी अपनी मर्जी की दो इक्वेशन ले लें, अगर मैं ले लेता हूं इक्वेशन ये और ये इक्वेशन ले लेता हूं, ठीक है, इनको सबसे पहले तो नाम दे देता हूं, इक्वेशन नंबर 3 तक नाम दिया हुआ है, इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 4 का, इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 5 का, और ये नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 6। अगर आप 1 और 2 को माइनस करो आपस में, सॉरी 4 और 5 को माइनस करो, 4 और 5 को माइनस करो आपस में, माइनस होने से क्या हो जाएगा? R2 इसमें भी R2 इसमें भी कैंसिल हो जाएगा। आपके पास इक्वेशन 1 आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी R1 में और R3 में। जब R1 और R3 में इक्वेशन आ जाएगी, इसी में इक्वेशन आपके पास इक्वेशन नंबर 6 भी पड़ी हुई है R1 और R3 में, वो आपस में दोनों सॉल्व करोगे तो वहां से आप क्या R1 और R3 का आंसर निकल आएगा। और फिर वो किसी भी एक में डालोगे, R1 और R3, यहां पे समझो इक्वेशन नंबर 4 में डालते हैं R1 डालोगे तो यहां से R2। ठीक होगी बात। तो मैं यहां पे जस्ट क्या करूंगा? इक्वेशन नंबर 4 और 5 को क्या कर दूंगा? माइनस। मैं यहां पे लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 9, इक्वेशन नंबर 5 माइनस इक्वेशन 4। 5 में से 4 माइनस कर दी, 5 में बड़ा नंबर है क्योंकि 12, तो ये मैंने ऊपर रख ली। क्या बनेगा? इक्वेशन नंबर 5 है क्या? R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 12, और इक्वेशन नंबर 4 क्या है? R2 प्लस R1 तरतीब में लिख देता हूं इज इक्वल टू 8। R1 प्लस R2 था, तरतीब में लिखा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस करेंगे, ये भी कैंसिल, वैसे कैंसिल, कितना आया? R3 माइनस R1 इज इक्वल टू 4। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं नाम दे दूं इक्वेशन नंबर 7 का,
सॉरी इक्वेशन नंबर 6 लिख दिया, इक्वेशन नंबर 7 का। और 7 को मैं इधर 6 के साथ क्या कर दूं, ऐड। यहां पे क्या कर दूंगा, ऐड इन इक्वेशन नंबर 6। यहां पे वर्क करूंगा तो क्या बन जाएगा, R3 माइनस R1 कितना है, 4 है। इसको आपस में मैं ऐड करूंगा तो ऐड करने से साइन चेंज नहीं होते, सेम ही रहते हैं, ये से कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा, 2R3 इज इक्वल टू 4 प्लस 16 20, उधर जाके माइनस हुआ, दिस इंप्लाइज दैट R3 इज इक्वल टू 10। ये तो जाके माइनस होकर 10 निकला है, R3 की वैल्यू निकल। अब R3 को अपनी मर्जी की किसी इक्वेशन में भी डाल लो, समझे, इसको कर लो पुट R3 इन इक्वेशन नंबर 7 में डाल लो तो क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन 7 थी। R3 की जगह ये क्या बन जाएगा, R3 इज 10 माइनस R1 इज इक्वल टू 4। R1 उधर जाके माइनस हो गया और 4 इधर आके माइनस हो गया, दिस इंप्लाइज दैट R1 इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। सो R1 का आंसर निकल आया जी 6, ये मेरे पास निकल आया जी R1। ना इस R1 को आप ऐसे पुट कर दो कि अब R2 का आंसर निकला है, समझो क्वेश्चन नंबर 4 में पुट कर देता हूँ। क्या लिखता हूँ, पुट R1 इन इक्वेशन नंबर 4, इन इक्वेशन नंबर 4 वहां पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, R1 की जगह आ जाएगा 6, 6 प्लस R2 इज इक्वल टू 8, दिस इंप्लाइज दैट उधर जाके माइनस हुआ, सॉरी 6 है, 6 प्लस R2 इज इक्वल टू 8, तो R2 कितना निकल आया, 8 माइनस 6 2, ये आपके पास निकल आया R2। थे हमारे पास आगे तीनों रेडियस। Now in question number 6, in the figure AD is 5 centimeter, CD is 4 and BD is 4.5 centimeter। ये फिगर पूरी बनी है, रेड से मैंने बना दी है जो जो डिस्टेंसेस दिए हुए हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ सर्कल। सेंटर्स ऑफ सेंटर सर्कल में अगर देखा जाए तो डिस्टेंस बन रहा है ए बी बन रहा है, और ए बी को भी अगर मैं स्प्लिट करूं तो ए बी में बन रहा है हमारा ए से लेकर सी तक एक पार्ट बन रहा है और सी से लेकर बन रहा है बी तक, मतलब ए से सी और फिर आगे सी से बी। इसको मैं नाम देता हूं क्वेश्चन 1 का। मैं पहले फाइंड करता हूं ए सी, फिर फाइंड करता हूं सी बी, और दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा पास निकल आ जाएगा ए बी। ठीक होगी बात। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसीलिए राइट एंगल बना दिया है, ये टेंजेंट बना हुआ है, ये हमारे पास रेडियस बने हुए हैं, रेडियस और टेंजेंट 90 का एंगल बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये दो अलग अलग राइट एंगल ट्रायंगल ली जाए, एक हमारे पास बन रही है ए से लेकर सी, सी से लेकर ऊपर चले जाओ तो डी, ए सी डी, एक हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखा जाए तो एक 90 डिग्री है, एक आपके पास बेस है, बेस हमने फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, बेस। इसी तरह दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बात की जाए तो बी से लेकर ये राइट साइड पे, उसमें भी हमारे पास परपेंडिकुलर 4 है और बेस हमारे पास हाइपोटेन्यूज 4.5 है, उसमें भी मैं क्या फाइंड कर लूंगा, बेस। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल लगा, दो पाइथागोरस थ्योरम लगाना है दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में, और दोनों की बेसिस आ जाएंगी तो ऐड कर। ठीक होगी बात। सो क्या लिखेंगे, सो यूजिंग, सो अप्लाई Pythagoras theorem in triangle। पहले कौन सी ले लेते हैं, ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस बन गई ए सी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर वो बन गई है सी डी का स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट करो तो ये बन गया 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बेस स्क्वायर, ये एज इट इज रहने देंगे, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी कितना है जी 4 स्क्वायर, उधर जाके माइनस किया, दिस इंप्लाइज दैट ए सी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9 ए सी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट ए सी इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास निकल आया जी, इसकी वैल्यू क्या है अभी 3। ठीक होगी बात। इसी तरह अब किस में अप्लाई करेंगे, दूसरे ट्रायंगल में। नाउ अप्लाई Pythagoras theorem in triangle राइट साइड वाली BCD, इन ट्रायंगल BCD। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या बन रही है, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर का मतलब है BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का मतलब है CD का स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट करूंगा तो हाइपोटेन्यूज बन गया 4.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस बन गया BC का स्क्वायर, वो हमें वैसे ही नहीं पता, वो फाइंड करनी है, प्लस और ऊपर वाला बन जाएगा 4 स्क्वायर। क्या बनता है जी, BC स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट BC स्क्वायर इज इक्वल टू 4.5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 20.25 स्क्वायर माइनस
कितना आ गया 16 स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, ये हमने देखा 16 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास बन गया बी सी स्क्वायर, ये बनता है 4.25 बी सी स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ पे दोनों तरफ क्या ले लेंगे, अंडर रूट दिस इंप्लाइज दैट बी सी विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2.0615, ये आपके पास आ जाएगा, ये 62 कर लो। ठीक है, ये बी सी आ गया, ये ए सी आ गया, दोनों को कहां पुट कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों को पुट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में ताकि ए बी आ जाए। तो क्या लिख लेंगे, पुट 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या बन जाएगा ए बी विल बी इक्वल्स टू, पहला आया था 3 प्लस 2.062 इक्वल्स टू 5.062 which is the required distance between the center. Now question number 7 में क्या है, इन द adjoining figure angle PEF is 20 डिग्री, ये आ गया PEF 20 डिग्री, H is the midpoint of FG, ये of FG इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, फाइंड PGH, ठीक होगी बात। अच्छा, इसमें हम ये जो मिड पॉइंट दिया हुआ है इसके बगैर भी एक तरीका है, उससे ही हम निकाल सकते हैं, जस्ट थ्योरम की स्टेटमेंट एक शॉर्ट वे है जिससे हम निकाल सकते हैं कि ये हमने एंगल फाइंड करना है, एंगल PGH जिसे मैंने राइट से बनाया ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, यहां पे अगर मैं ये यूज करूं, ये ट्राइंगल ले लेता हूं PGF, यही अगर मैं ट्राइंगल ले लूं PGF, ये अगर ट्राइंगल ले लूं और इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज करूं कि आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, कैसे, ये भी स्टेटमेंट है और एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब दोनों चीजें हो सकती है। कैसे, अगर आप इसमें ये एंगल देखो, ये एंगल जो मैं बना रहा हूं इस एंगल की बात कर रहा हूं, इसका ऑपोजिट आपका एंगल इंटीरियर एंगल्स क्या बनते हैं। देखो जिस तरह से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूं, दोनों फिगर ले लेता हूं, एक ट्राइंगल ले लेता हूं ये वाली, ठीक है, ये आपके पास अगर ट्राइंगल ले लूं और दूसरी मैंने ट्राइंगल ले ली है ये वाली, ये जो रेड से, एक रेड वाली और एक क्या ले ली ब्लू वाली। ठीक है, अब रेड वाले का जो आपका ये एंगल बन रहा है, ये इंटीरियर एंगल, इसके ऑपोजिट दूसरी जो ट्राइंगल बन रही है, ठीक है, उसके क्या बन रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल। तो इसमें ये आप अगर इंटीरियर कंसीडर करते हो, इंटीरियर, ठीक है, तो इसका जो बाय ट्राइंगल बनी है उसके एक्सटीरियर क्या बन रहे हैं, एक्सटीरियर आपके बन रहे हैं, या इसको ऐसे कर लो, सॉरी इसको आप कर लो एक्सटीरियर, ठीक है, ये आपका बन रहा है एक्सटीरियर, और इंटीरियर इसके क्या बने, इंटीरियर इसके साथ ये फिगर थी, ये दो बन रहे हैं इंटीरियर, ये भी और ये भी, ये दो आपके क्या बन गया समझो इंटीरियर, ये दोनों क्या बन गए, इंटीरियर बन गए। मतलब इस ट्राइंगल का जो आपके पास इंटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल होगा, ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल मतलब जो बच जाता है इसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, सम ऑफ, स्टेटमेंट क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। बस ये स्टेटमेंट आपने यूज करनी है कि इन दो का जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा। इसका मतलब इस थ्योरम को यूज करके मैं लिख सकता हूं कि एंगल GPF, मतलब ये जो ब्लू से मैंने बनाया हुआ है, इस एंगल की वैल्यू किसके इक्वल होगी, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर। ऑपोजिट इंटीरियर मतलब एक एंगल ये बन जाएगा एंगल E, जो E पे बन रहा है, और प्लस एक जो बन रहा है F पे, F पे मतलब कि ये F पे ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री की बात हो रही है, PFE, एंगल PFE, इन दो के सम के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास E कितना है 20 प्लस ये कितना है 90, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना बन गया 110। ये मेरे पास निकला है एंगल GPF। मतलब आपके पास GPF का मतलब है आपके पास ये एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल कितना निकल आया 110। ठीक होगी बात। अब इसका फायदा क्या होगा, ये इसकी रीजन में आप सारा क्या लिखोगे, ये थ्योरम की स्टेटमेंट लिखोगे। इसका फायदा ये होगा कि अब अगर आप ये ट्राइंगल कंसीडर करते हो जो कि मैं अभी रेड से बना रहा हूं, ये आपकी ट्राइंगल जो मेन ट्राइंगल है,
PGF ये ट्रायंगल कंसीडर करते हो, उसमें ये हमारा क्या आ चुका है 110। ये हमारे पास कितना निकला है 110। अगर ये 110 है, ये एंगल और ये एंगल तो दोनों सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? क्योंकि मेरे पास P से लेकर G तक भी रेडियस है और P से लेकर F तक भी रेडियस है। तो दोनों रेडियस है, दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों से ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। इसका मतलब है ये जो फाइंड करना है, मैं अगर इसको क्या नाम देता हूँ थीटा का, तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ये हमने क्या करना है फाइंड करना है। ठीक होगी बात। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल पीजीएफ में अगर देखा जाए तो दोनों कौन कौन से रेडियस बन रहे हैं, पी एफ किसके इक्वल है, पी एफ इज सेम एज पी जी। ये दोनों सेम है, दोनों क्या बन रहे हैं रेडियस बन रहे हैं। तो इसके ऑपोजिट, दिस इंप्लाइज दैट जो ऑपोजिट एंगल होंगे, मतलब किस एंगल की बात हो रहा है, एंगल PGF विल बी सेम एज एंगल PFG, और दोनों कितने होंगे थीटा हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जस्ट आप क्या यूज करोगे, इन दिस ट्रायंगल PGF सम ऑफ ऑल दिस एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो इन ट्रायंगल PGF तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तीनों सम मतलब कि थीटा प्लस 110 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। यहां से थीटा निकालना है तो 2 थीटा इज इक्वल टू 180 में से माइनस कर दोगे 110, कितना आ जाएगा 70 डिग्री, और उधर जाके डिवाइड कर दिया तो थीटा विल बी इक्वल टू 35 डिग्री। और थीटा हमारे पास क्या है, यही पीजी है। थीटा हमने क्या रखा था, एंगल PGF। दूसरा भी थीटा ही है और ये भी थीटा ही है, हमने फाइंड करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इसमें हमारे पास काफी सारे एंगल्स बने हुए हैं। इसमें आपका यूज होगा थ्योरम नंबर 10.6। कौन सा यूज होगा, थ्योरम नंबर 10.6। वो जरा अच्छे तरीके से समझें। इन फिगर ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, दो टेंजेंट आ गए, AB AC दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल X एंड Y। X और Y हमने फाइंड करना है। X और Y दोनों को मैं कर देता हूँ राइट से। ये मैंने फाइंड करना है, एक X आ गया, ये मेरे पास आ गया, ये Y, ये हमारे पास संजी दोनों आ गए। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट देते हैं कि AB जो है वो आपका किस पॉइंट पे इसको कट कर रहा है। AB ये पॉइंट हमारे पास, और ये भी कर देता हूँ D, ये हमारे पास पॉइंट है D। ठीक है, अच्छा AB हमारा पॉइंट B पे टच कर रहा है, और B पे अगर एक कॉर्ड की बात की जाए, कॉर्ड कौन सा है जी, कॉर्ड है जी DB। इस कॉर्ड की बात की जाए तो एक टेंजेंट जो कि है हमारे पास AB, वो अगर एक कॉर्ड के साथ एंगल बना रहा हो 46, कोई भी एंगल बना रहा हो, तो उसके जो ऑपोजिट सेगमेंट होता है, ऑल्टरनेट सेगमेंट होता है, ये सारा थ्योरम नंबर 10.6 है। उसका जो ऑल्टरनेट सेगमेंट होता है, ऑल्टरनेट सेगमेंट मतलब कि इस साइड पे एंगल बना रहा है तो दूसरी साइड कौन सी बनती है, दूसरी साइड बनती है सारी ये वाली। इस साइड पे जो सेगमेंट बन रहा है उधर का कोई भी एक पॉइंट लें और वहां पे आप ज्वाइन करेंगे तो वो एंगल भी सेम ही बनाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको थोड़ी सी लाइनिंग पे निकाल देता हूँ नीट रहे, ताकि इसका ऑपोजिट सेगमेंट बन रहा था ये वाला सारा पोर्शन। ठीक है, तो यहां पर मैंने पॉइंट क्या ले लिया C, तो मैंने इसी कॉर्ड D को ज्वाइन किया है इस पॉइंट से, इसी कॉर्ड को ज्वाइन किया इस पॉइंट C से, और इसी कॉर्ड को B वाले पॉइंट को भी ज्वाइन किया पॉइंट C से। तो ये जो एंगल बनेगा ये भी कितना बनेगा 46 बनेगा। ठीक होगी बात। मतलब यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, एंगल यहाँ पे AB, और अगर इसको नाम दे दो E का, इस कॉर्नर पॉइंट को, और इसको नाम दे दो समझो F का, तो आपके पास एंगल EB और D, EB और D ये कितना बन रहा है 46 डिग्री। ये आपका इक्वल होगा किसके, एंगल DCB के, विल बी इक्वल टू एंगल DCB। ये दोनों एंगल भी सेम हो गए, और यूज क्या करना है यहाँ पे थ्योरम नंबर 10.6। ये भी फिर आपको क्या होगा 46 डिग्री होगा। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, अगर ये 46 होगा तो इस 66 और 46 दोनों को यूज करके मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, इस वाले की एंगल निकालूंगा। ठीक है, टोटल कौन सी ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल जो मेन ट्रायंगल है DB या BDC कह लो, BCD, इन ट्रायंगल BCD जो मेन बीच में ट्रायंगल बन रही है, तीनों का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। मैं लिख सकता हूं कि एंगल B जो बन रहा है, B पूरा लिखना पड़ेगा, एंगल DBC प्लस दूसरा एंगल ये 66 है। ठीक है, प्लस 66
और तीसरा एंगल कितना है, तीसरा एंगल है 46, जब भी हमारा निकला है प्लस 46 विल बी इक्वल टू कितना होगा टोटल एंगल 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल में तीन का 180 डिग्री होता है, इन दोनों को ऐड करोगे तो एंगल डी बी सी विल बी इक्वल टू ये 46 प्लस 66 प्लस 46 112 बनता है, उधर जाके माइनस हो जाएगा 180 माइनस 112 ये आ जाएगा 68 डिग्री। सो एंगल डी बी सी ये हमारे पास कितना निकला है 68 डिग्री, तो मेरे पास वैल्यू निकला है इसकी 68 डिग्री। ठीक होगी बात। अब इससे मुझे वैल्यू पता चल जाएगी y की भी, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली वही थ्योरम यूज करना है। अब मैं कैसे यूज करूंगा, अब देखो, अब आप यूज करोगे कि अगर आप a से लेकर यहां तक ले लो c तक या आगे भी ले जाओ, ये टेंजेंट लो, ये टेंजेंट आपका इस कॉर्ड के साथ मतलब कि c और d के साथ क्या एंगल बना रहा है, y बना रहा है, मतलब हमें पता नहीं है। तो इसका जो ऑपोजिट सेगमेंट है, ऑपोजिट सेगमेंट मतलब इसका ये सेगमेंट एक साइड ये है, दूसरी साइड इसकी क्या बनती है, सारी ये वाली बनती है। इस साइड पे कोई भी पॉइंट लूंगा, इस साइड पे मैंने पॉइंट लिया बी, उसके साथ भी अगर सी और डी को ज्वाइन करूंगा, मतलब सी से भी इस पॉइंट को ज्वाइन करूंगा और डी से भी इस पॉइंट को ज्वाइन करूंगा, तो वो एंगल भी सेम ही वाई बनाएगा, मतलब उतना ही बनाएगा। तो ये एंगल कितना बन रहा था, ये तो हमारे पास 68 बन रहा था। अगर ये 68 है तो इसका मतलब है वाई भी फिर क्या है 68 है, ये भी कितना हो जाएगा 68। यही थ्योरम यूज करेंगे, क्या बनेगा एंगल ये जो बन रहा था इस तरफ एफ सी डी, एंगल एफ सी डी कितना बन रहा था, वाई बन रहा था। तो आपका दूसरा भी ये किसके इक्वल होगा, ऑपोजिट सेगमेंट कौन सा बन रहा है, डी बी सी के, एंगल डी बी सी के इक्वल बनेगा, और वो कितना है 68 डिग्री। और ये यहाँ पे भी क्या यूज होगा, थ्योरम 10.6। ठीक होगी बात, थ्योरम क्या यूज हो जाएगा 10.6। इसका मतलब है वाई मेरे पास कितना निकला है 68 डिग्री। क्लियर हो गया यहां तक। इसका मतलब है वाई मेरे पास 68 डिग्री निकला है। अब अगर y 68 है, ये इसकी वैल्यू आ गई है 68, और ये ऊपर वाला कितना है 46, और पीछे क्या बचा है, सिर्फ ये वाला पोर्शन बचा। अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लूं, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू मेरी निकल आए यहां से, इसको मैं टिक कर लूं, ये वैल्यू निकल आए, इसी तरह अगर इसकी भी वैल्यू निकल आए, इस वाले की भी, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क डालता हूं, अभी वैल्यू निकली नहीं है। अगर इन दोनों की वैल्यू निकल आए तो मेरे लिए ये आसानी हो जाएगी, x की वैल्यू निकालना आसान हो जाएगी। x की वैल्यू कैसे निकालना आसान होगी, x के लिए मैं पहले आपको मेथड बता दूं कि करेंगे क्या। हम पूरे का पूरा कोऑर्डिनेटर कंसीडर करेंगे। कोऑर्डिनेटर क्या है, यहां से आप स्टार्ट करो, a से कर लो, चलो a से चलोगे आप b तक, b से चलोगे आप d, d से चलोगे c, और c से वापस आ जाओगे कहां पे a। इसमें x आपने फाइंड करना है, उसके सामने जो d है वो तो गिवन है 66 डिग्री। अगर आपको किसी ना किसी तरह पता चल जाए पूरा एंगल b मतलब यहां से लेकर यहां तक, और ये पता चल जाए पूरा एंगल c मतलब यहां से लेकर यहां तक, तो आप सारों का सम हमें पता है 360 डिग्री होता है। अगर 360 डिग्री होता है, ये सारे एंगल तीनों पता होंगे तो x निकल आएगा। अब इसमें मसला क्या था, मुझे ये अंदर वाले तो पता थे 46 है और 68 है, लेकिन बाहर वाले अगर मुझे पता चल जाए तो मैं यहां से क्या निकालूंगा, फिर ये इजीली x की वैल्यू निकालूंगा। अब बाहर वाले कैसे पता चलेंगे, बाहर वाले आपको पता चलेंगे कि स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है 180 डिग्री होता है, वहां से पता चलेंगे। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन देखो कौन कौन सी बन रही है। एक आपकी बन रही है ये a से लेकर पूरी की पूरी ये e तक जो जा रही है, इसमें एक एंगल 46 ये वाला है, एक एंगल 68 ये वाला है, और एक एंगल ये जो बचता है। तीनों को मैं ऐड करूं तो 180 आना चाहिए, वहां से मेरा क्या निकल आएगा, इसकी वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह अगर मैं कंसीडर करूं a से लेकर नीचे जाऊं कहां तक, ये f तक, तो इसमें भी एक एंगल बाहर वाला है y हमारा कितना निकला हुआ है 68 डिग्री, फिर अंदर वाला क्या है 46, ये भी ऐड करूंगा, तीसरा ये इसकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू निकाल के तो फिर हम अपना काम चला लेंगे। तो ये तीनों यहाँ पे अब हम क्या स्टेप यूज करेंगे कि सम ऑफ के एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, वो यूज करेंगे। वन बाय वन दोनों फाइंड करते हैं। पहले ऊपर वाला फाइंड कर लेते हैं, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन कौन सी है, ए बी ई, एंगल ऑन एंगल या ऐसे लिख लो एस एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन ए बी ई कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो सारी वैल्यूज पुट कर लें, 180 में एक ये 46 प्लस 68
प्लस ये अंदर वाला हमने फाइंड करना है। इसको मैं कह देता हूँ, ये समझो कह लो अल्फा कह लो, ठीक है, और इस वाले को कह लो बीटा। ये मैंने नाम दे दिया था। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 46 प्लस 46 प्लस 68 प्लस अल्फा कितना आ जाएगा 180 डिग्री। उधर जाके माइनस करेंगे, इज इक्वल टू 180 माइनस 46 माइनस 68, माइनस करेंगे तो ये निकल आएगा ऑलमोस्ट 66 डिग्री। ये मेरे पास निकल आया जी अल्फा। इसका मतलब है इसकी वैल्यू भी पता चली गई कितनी आ गई है 66 डिग्री। ठीक है, अब बीटा निकालना है तो वही सेम चीज। अब कौन सी लाइन आ जाएगी, ए सी एफ। अब कौन से ले लेंगे, नाउ एंगल ऑन अनदर स्ट्रेट लाइन ए सी एफ, वो कितना होगा, वो भी 180 डिग्री होगा। इसमें कौन कौन से तीन ऐड होंगे, इसमें एक ये y ऐड होगा बाहर वाला, मतलब 68 प्लस अंदर वाला 46 प्लस बीटा। क्या क्या ऐड हो जाएगा, 68 प्लस 46 प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को उधर जाके माइनस करोगे तो 180 माइनस उधर जाके 68 माइनस हो जाएगा, और 46 भी जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बीटा भी हमारे पास क्या निकल आएगा, 66 डिग्री। ये भी हमारे पास कितना निकला है, 60 डिग्री। इसका मतलब है ये भी कितना आ गया जी, 66 डिग्री। ठीक है, अब आप लोगे कोऑर्डिनेटर में आपके पास जरा देखो क्या क्या एंगल बन रहे हैं। ब्लैक से मैं लिख रहा हूं, एक एंगल, ये जो पूरी कोऑर्डिनेटर अभी जिस तरह मैंने पहले बनाई थी, ए से लेकर बी तक, बी से लेकर डी तक, डी से देन सी, और सी से वापस कहां तक, ये था, ये कोऑर्डिनेटर थी। एक एंगल कितना आ गया, 66। एक एंगल आ गया यहां से लेकर यहां तक, ये सारा ब्लैक एंगल, ये हमारा 68 प्लस 66। एक एंगल हमारा बन जाएगा ये सारा एंगल सी समझो, इसमें ये आ जाएगा एक 46 हो जाएगा और एक आ जाएगा 66, दोनों ऐड कर लेंगे, और लास्ट एंगल एक्स है वो हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, इन कोऑर्डिनेटर ए बी डी सी, नाउ इन कोऑर्डिनेटर ए बी डी सी, सारों का सम कितना होगा 66, और सारों का सम कितना होता है 360 होता है। तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे कितना था जी, पहले एक 66 था। ठीक है, या इसको थोड़ा प्रॉपर वर्ड्स भी लिख लेते हैं। एंगल डी ऐड होगा एक पूरा, एक आपका एंगल होगा एंगल बी, सॉरी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। वैसे तो उस पर ज्यादा बन रहे हैं, ए बी और सी पे एक से ज्यादा एंगल बन रहे हैं, लेकिन मैं पूरा कोऑर्डिनेटर ले रहा हूं, तो फिलहाल मैं इसको सिंपल डी बी और एक एक लेटर से शो कर रहा हूं। ये बन जाएगा 66 प्लस एंगल बी हमारा कितना निकला था, बी अंदर वाला पोर्शन मिला के और बाहर वाला 68 प्लस 66, ये हमारा निकला था बी। और सी हमारा कितना निकला था, अंदर वाला पोर्शन था 46 प्लस बाहर वाला कितना था 66, और लास्ट एंगल ए वो हमारा क्या था, एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको क्या कर देंगे, उधर जाके माइनस, उधर जाके माइनस करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू, ये सारा उधर जाके माइनस होता है 360 माइनस उधर जाके ये बनता है 312, which is equals to, this implies that x is 48 डिग्री। ये हमारे पास निकल आएगा x।